अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मा, मैं बता रही हूँ मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। आप खामखा ज़िद कर रही हैं। ज़िद की क्या बात है, ये मेरा और तुम्हारे अब्बू का फ़ैसला है। ज़िद तो तुम कर रही हो, आपका और अब्बू का फ़ैसला है ना। मुजर्रा करते करते गुस्साखी से आंखों में आंखें डालकर उनके सामने तन गई। हाँ, मेरा और उनका फ़ैसला है। वो बेचारी थोड़ा सा डर गई। वो जो दीने फाड़े खड़ी हुई थी। तो फिर आप दोनों में से कोई एक कर ले शादी उस शहजादे से। क्या बक रही हो, होश करो। इनकी तो हंसी ही निकल गई। कैसी दीवानों वाली बातें कर रही है, बकवास ना किया करो। अम्मा, ये बकवास नहीं है, आप देख लीजिएगा। मैं वो गुस्से से पाँव पटकने लगी। मैं क्या, वो दोबारा रूप में आ गई। बस मैं नहीं करूँगी ये शादी, तुम्हारे तो बड़े भी करेंगे। हाँ, वो चुटकी बजाकर उछली। यही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से, क्या मतलब है तुम्हारा। वो अपनी रवानी में कही हुई महावरतन बात पर झींप गई। मतलब बड़े कर लें। वो शौक होकर माँ के गले में झूल गई। बदतमीज़, अम्मा कुछ गुस्से से बोली। मेरी प्यारी अम्मा, वो इन्हें नरम पड़ता देखकर मजीद मस्का लगाने लगी। अच्छा स्वीट अम्मा। वो इनके गाल पर बोसा देकर अपनी असाइनमेंट फाइल संभालते चल दी। पागल ना हो तो। वो उसे जाता देखकर मुस्कुरा दी। एक बात कहूँ बीबी जी, करीबी झाड़ पहुँच करती घर की मुलाजमा सफिया डरते डरते बोली। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। वो अखबार की शाह सुर्खियों से नजरें हटाकर पूछने लगी। रोशन बेटी, अगर नहीं मानती तो आप ज़बरदस्ती ना करें कहीं। इनका खदशा उनके लबों तक ना आ सका। ज़बरदस्ती की क्या बात है आपा। वो सब इन्हें आपा ही कहते थे। वो इनकी पुरानी मुलाजमा थी, बेवा और बे औलाद थी, इसलिए वहीं रहती थीं। सब इन्हें घर के फ़र्द की तरह ही समझते थे। ज़बरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं हुआ करते। मेरे मुंह में खाक, लेकिन ऐसा ही होता है अक्सर। ऐसे मामलात में परेशानी ही उठानी पड़ती है। नहीं आपा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रोशन ज़रा ज़िद्दी है, वो भी हमारे लाड प्यार की वजह से, वरना दिल की बुरी नहीं और ना ही फरमान ना फरमान। वो बड़े मुतमईन अंदाज में दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गई। आप बेहतर समझती होंगी, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच लीजिएगा। वो फिक्रमंद रहीं। इन्हें भी इस घर में रहते हुए 10 बरस से ज़्यादा होने को थे। रोशन उनके हाथों में पलकर बड़ी हुई थी, इसलिए इन्हें अपनी औलाद ही लगती थी। वो जानती थीं कि रोशन ना फरमान ना सही, लेकिन हर धर्म तो बहुत ज़्यादा है। अपनी जिस बात पर अड़ जाए वो करके रहती है, इसलिए इनका दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। दरअसल जज्बात की बहुत आसान समझ रही थी वो बात, बहुत टेढ़ी और मुश्किल थी। आपा, आप ज़्यादा ना उलझें, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ आरा ने अखबार से नजरें उठाकर देखा तो आपा के चेहरे पर बला की परेशानी और हवाइयाँ उड़ रही थीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराईं। अच्छा बस करें, गरम गरम चाय पिलवा दें, ये तो ठंडी हो गई। उन्होंने सामने रखी चायदानी से टिकोजी हटाकर अंदर झांका और फिर चायदानी इन्हें थमा दी। लो वो आ गई, खरामा खरामा मस्त मस्त। राबिया ने रोशन को डिपार्टमेंट की तरफ आते देखकर दरिया को कोहनी मारी। तो आने दो। वो अपनी फाइल पर बदस्तूर झुकी रही। अरे अरे देखो तो सही। वो ज़बरदस्ती उसे दिखाने लगी। क्या आज इसके पर निकल आए हैं, वो भी शहाब के। दरिया को गुस्सा आ गया। वो अपनी नामुकम्मल असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी और राबिया थी कि बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही थी, पर उसके नहीं निकल आए, बल्कि उसके पीछे पीछे कोई और उड़ता आ रहा है। कौन? अब की बार वो चुकन्नी होकर देखने लगी। कौन? वो, उसने फिर हैरत से कहा। हाँ हाँ वही, 100% वही। वो चिंगम चबाती मानी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। किस कदर घुना है ना ये, क्लास में किस कदर मस्कीन बनता है, और अब देखो कैसे हम कदम हुआ जा रहा है। मस्कीन नहीं, मस्कीना कहो, मस्कीना। तौबा है राबिया। दरिया उसके मस्कीना कहने पर हंसने लगी। और नहीं तो क्या, बनता कैसे अब बुद्धू और शरीफ के उस जैसा कोई हुई नहीं। तो अब क्या वो तुम्हें आवारा या लफंगा लग रहा है? नहीं, खैर लफंगा तो वो कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन चीज़ बहुत बड़ी है। तो तुम्हें क्या, चीज़ बड़ी हो या छोटी? दरिया दोबारा अपनी असाइनमेंट पर झुक गई थी। देखो देखो कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। उसने दोबारा दरिया की तवज्जो हटा दी। तो करने दो, हमें क्या। वो लापरवाही से बोली। ज़्यादा किसी बात में दिलचस्पी ना लेती थी। एक तो तुम बड़ी बोर चीज़ हो। राबिया उसकी इस आदत से हमेशा नाला रहती थी। दूसरों की टोर रखना अच्छी बात नहीं होती। दरिया ने मुस्कुराकर उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। और दूसरों को बिल्कुल ही खुला और बेमहार छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा बाबा, तुम रखवाली करो सबकी, लेकिन अपने सस्पेंस की अगली कड़ी पीरियड के बाद शुरू करना। फिलहाल तो क्लासरूम में चलो। रोशन और वो भी क्लास ही की तरफ जा रहे हैं। उसने अपनी फाइल दुरुस्त करके उसका हाथ थामा और ज़बरदस्ती उसे क्लासरूम की तरफ ले जाने लगी। एक तो ये सर हामिद की क्लास, तौबा क्या मुसीबत है। खुदा जाने वो क्या बोलते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ तो औरों की कंसुइयाँ लेने में लगी रहती है, तुम्हें क्या खाक समझ आएगा। वो उसे घसीटती हुई क्लास में ले गई। नाना करते करते भी राबिया को सीट पर बैठना पड़ा। उसने रोशन को बड़ी गहरी नज़रों से देखा और सलाम झाड़ा। आज तो बड़ी खिली खिली नजर आ रही हो। इनकी निखरी रंगत का राज है मुस्कुराते रहना और दूसरों के जलापे में ना कुड़ना।
आप भी ऐसा ही किया करें। रंगत 1 हफ्ते में उजली नजर आएगी। दरिया ने बिल्कुल टीवी के इश्तिहारात वाले अंदाज में उसे छेड़ा। तुम्हारा गला तो मैं पीरियड के बाद दबाऊंगी। उसने दोनों हाथ दरिया की गर्दन पर रखे। मिस राबिया, ये कत्ल गारत बाद में कीजिएगा, फिलहाल क्लास अटेंड करें। सर हामिद क्लास में आ चुके थे और उसकी ये हरकत भी देख चुके थे। सॉरी सर, वो शर्मिंदा हो गई। इट्स ऑलराइट। वो मुस्कुराए और फिर लेक्चर देने लगे। अलबत्ता वो तमाम वक्त सर झुकाए अपनी फाइल पर जाने क्या दिखती रही। आदानाने लेक्चर, उसकी खुसर पुसर और खीखी की भी कोई आवाज़ ना उभरी थी। पीरियड ओवर हुआ तो सर हामिद ने जाते जाते फिर कह दिया, मिस राबिया इतनी रंजीदा ना हो, अब आप इनका गला दबा सकती हैं। सारी क्लास हंसने लगी और वो अपने होंठों पर गहरी सी मुस्कुराहट लिए चले गए। चलो अब उठो, बहुत देर हो गई, आ तुम्हारे साथ। रोशन ने क्लास खाली हो जाने पर भी उसके ना उठने पर उसे हाथ पकड़कर खींचा। समझते जाने क्या है कि अपने आप को। वो बच्चों की तरह सर हिला हिलाकर अपना गुस्सा निकालने लगी। समझते तो वो खुद को बहुत कुछ है, शायद मुस्तकबिल के। अब रोशन की बारी थी। क्या क्या बकवास मत किया करो। वो और शोलाबार हुई। हमने ऐसा क्या कह दिया, तुम ही कुछ और समझ रही हो। दरिया को भी मजा आ रहा था। इंतहाई फजूल लड़कियां हो तुम। वो सचमुच खफा होकर पैर पटक कर चल दी और वो हंसती हुई उसे मनाने को दौड़ी। वो फ्लोर कुशन पर ऊंधी लेटी पांव ऊपर उठाए किसी मैगजीन की वगरदानी कर रही थी और जुनैद जमशेद का नगमा तकरीबन फुल आवाज़ में डेक में लगा हुआ था। उसकी दाएं जानिब ड्राई फ्रूट रखी थी। उसका हाथ और मुंह साथ साथ चल रहे थे। बेगम सिकंदर मिर्जा पिछले चंद मिनट से दरवाजे पर रुकी यही देख रही थी। तौबा है, किस कदर लापरवाह लड़की है ये। संजीदगी तो इसके किसी काम में है ही नहीं। उन्होंने गुस्से से सोचा, मगर इनके होंठों पर सजी मुस्कुराहट इनकी सोच का साथ न दे रही थी। बच्ची है, अभी समझ जाएगी। और फिर उम्र पड़ी है संजीदगी के लिए। वो आगे बढ़ी और डेक की आवाज़ कदरे आहिस्ता कर दी। ओहो अम्मा। अब वो इन्हें देखकर सीधी हो गई। क्या हो रहा था? स्टडी। वही लापरवाह अंदाज था। स्टडी और इसकी। उन्होंने उसके हाथ में पकड़े मैगजीन की तरफ इशारा किया। जी, क्या ये स्टडी के लिए नहीं है? वो मुस्कुराई और आकर अम्मा के पहलू में टिक गई। अम्मा जान, इन चीज़ों की स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए। भाई हमें पता होना चाहिए कि शोबिज़ की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा फैशन अरूज पर है आजकल, किस फिल्मी हीरोइन ने किसके खिलाफ बयान दिया और क्यों। वो तफसीलन माँ को समझाने लगी। अच्छा भाई रखो ये सब खबरें, लेकिन ज़िंदगी के लिए कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वो उसके बाल सहलाने लगी। मसलन वो लाड में आकर उनकी गोद में सर रख कर ही लेट गई। मसलन ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल क्या चीज़ें बनाती हैं, सलीका शुआरी क्या होती है। मुझे फ़िलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? दुनिया की हर लड़की को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन किस लिए? वो भी जरा पर उतर आई थी। इसलिए कि औरत को खुदा ने ज़मीन पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां सौंप कर भेजा है। एक घर, एक ख़ानदान का सारा निज़ाम, एक नस्ल की परवरिश, तरबियत उसे ही करनी होती है। अम्मा प्लीज़ बस बस, डराया तो ना करें मेरी नन्ही सी जान। ये नातवा कंधे और इतना बोझ। नहीं अम्मा प्लीज़। वो पूरी बात भला किस तरह सुनती, दरमियान में ही बोल पड़ी और माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। बकवास मत किया करो, तवज्जो से सुना करो और पल्ले से बांधा करो ऐसी बातें। उन्होंने उसे दोबारा पकड़कर लेटा दिया, वरना तो वो 10 कदम दूर हटकर हाथ जोड़ रही थी। अम्मा आखिर आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हैं? मुँह बसोरने लगी। क्यों ना करूँ? क्या तुमने घर नहीं बसाना? पराई घर जाओगी तो क्या ऐसे ही खलंडरेपन में रहोगी? हाँ ऐसे ही रहूँगी, जिसको मंजूर हो रखे, वरना मेरे बाबा का घर कोई छोटा है, यहीं लौट आऊँगी। खुदा ना करे बेटा, तुम्हारे मुंह में खाक। उन्होंने कहते हुए एक हल्की सी चिप्त भी लगा दी उसे। इनका तो जी वाकई मुंह को आ गया था ऐसी बात सुनकर। ना बका कर हर वक्त आल फाल, जाने कब सुनी जाए। ओहो अम्मा, अब तो सीरियस ही हो गई। वो माँ को इस कदर परेशान देखकर थोड़ा पसीज गई। खुदा से डरा करो हर वक्त। इनका दिल अभी तक सहमा हुआ था। डरती तो हूँ, लेकिन आप भी तो हर वक्त ना डराया करें। ये होगा वो होगा। वो माँ की हालत देखकर हंसने लगी। डराती नहीं, समझाती हूँ। अगर तुम समझो तो ये सब काम की बातें हैं। वो दोबारा उसे प्यार करने लगी। देखो ना, शादी के बाद तो ज़िंदगी और तरह की हो जाती है, ये सब नहीं होती। उन्होंने उसके कमरे में रखी शायरी की किताबों, ढेरों ऑडियो वीडियो कैसेट्स और रिसालों की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हाय अम्मा, क्या ये सब शादी के बाद नहीं मिलता? तौबा मेरी, मैं ना करूँगी कभी ऐसी शादी। मर जाऊँगी मैं तो इन सब चीज़ों के बगैर। यही तो है ज़िंदगी। उसने हाथ में पकड़े मैगज़ीन को सीने से लगा लिया। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि इनके अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत कुछ होता है, और फिर शादी के बाद इन सब चीज़ों का ना तो वक्त मिलता है, ना ख्याल रहता है। ख्याल क्यों नहीं रहता अम्मा? वो बहुत ज़्यादा सवाल करती थी, लेकिन उसकी अम्मा एक तहम्मुल मिजाज खातून थी। हर बात का पूरे तहम्मुल से जवाब देती। इन्हें गुस्सा भी आता था, लेकिन फ़ौरन ही हवा भी हो जाता था। बेटा, शादी के बाद एक मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाता है तो औरत कभी उसके नाज उठाती है, कभी अपने नखरे दिखाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो माँ बनकर वैसे ही सब कुछ भूल जाती है। बस फिर तो उसकी अपनी ही दुनिया होती है, बहुत मुकम्मल और खूबसूरत सी।
तब इन चीज़ों की ज़रूरत भला किसे रहती है। अच्छा अम्मा, शादी के बाद ज़िंदगी इस कदर खूबसूरत होती है। अब वो गौर से माँ की बातें सुन रही थी। हाँ मेरी जान, ऐसी ही खूबसूरत होती है। अम्मा, क्या हर शौहर अब बीवी को बहुत प्यार करता है? उसके सवाल में बेचैनी थी। यकीनन बेटा, अगर बीवी भी उससे दुगना प्यार करे तो दुनिया का हर फर्द चाहे कितना ही बुरा हो, बीवी को प्यार ज़रूर करता है। छोड़े अम्मा, औरत बेचारी हमेशा ही झुकती है और पिसती रहती है। उसे मोहब्बत या तो उसकी खिदमत के सिले में मिलेगी या मोहब्बत के सिले में। औरत को औरत होने पर क्यों नहीं चाहा जाता? उसकी बहस करने की हिस्स फिर जाग उठी थी। पगली हुई हो, औरत के वजूद को तो खुदा ने चाहा है, उसको तो रब ने मोहब्बत की मिट्टी से गूंधा और इशारों कुर्बानी के खमीर में डबो दिया। औरत को खुदा ने ज़मीन पर इंसान की अफजाइश नस्ल के लिए पैदा किया और उसे इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि जन्नत ही उसके कदमों में रख दी। वो धीमे धीमे लहजे में उसे समझाने लगी, लेकिन मर्द भला औरत को कब चाहता है बगैर किसी मकसद और मतलब के। वो फिर भी अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के नुक्ते तलाश कर रही थी। लो और सुनो भला। ए बी, तूने इतना कुछ पढ़ा तो कहाँ गवा दिया? वो कुछ खफा सी हो गई। मैंने तो जितना भी पढ़ा है और देखा है वो सब यही है कि मर्द औरत को बेगर्ज होकर नहीं चाहता। वो माँ के सामने सीधी होकर बैठ गई और इन्हें कायल करने की कोशिश करने लगी। सब गलत है, तू, तेरी तालीम और तेरा ख्याल भी। और अभी तुमने देखा ही क्या है बेटा, मर्द ने तो औरत को हमेशा ही चाहा है। मर्द की मोहब्बत तो इब्तदा ही से बेगर्ज रही है। वो कैसे अम्मा? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो थी कि आज उसे यकीन दिलाने पर तुल गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का किस्सा भूल गई हो? वो औरत से बेगर्ज मोहब्बत की इब्तदा ना थी और क्या थी? वो तो इब्तदा थी अम्मा। अब आजकल देखिए ना आप, वो दिल ही दिल में माँ के दलाइल की मात्रा हो रही थी, मगर हारने को उसका दिल अभी भी तैयार ना था। आजकल की क्या बात करती हो मेरी जान? आजकल तो औरत खुद वफादार नहीं रही, औरत में खुद खोट आ गया है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि औरत और मोहब्बत जन्म न ले? आजकल की औरत तो खुद सरासर फसाद बनी हुई है। वो दुखी हो गई। ये कैसे कह सकती हैं आप? उसे माँ की ये बात औरत पर इल्ज़ाम लगी। वो ऐसे देखो ज़रा, ये सरासर फसाद, शर और बिगाड़ नहीं तो और क्या है? उन्होंने रोशन के करीब पड़ा मैगज़ीन उठाया और वर्क उलट उलट कर उसे दिखाने लगी, जिनमें जगह जगह औरत के अंदाज और रूप देखकर रोशन को भी शर्म आ गई। अम्मा, ये तो इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। वो फिल्म स्टारों और मॉडल्स की इन तस्वीर की वजह बताने लगी। तो क्या ये औरतें नहीं? अरे बेटा, इन्होंने तो औरत के अंदर औरत ही को दफन कर दिया है। खुद अपने सुरापे से निकली और हर दिल में खुब गई शर्मिंदा कर उसे। अरे अम्मा छोड़ें अब तो बस। उसने बात को वहीं ख़त्म करना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि अब अम्मा बहुत दूर तक जाएंगी। क्यों रहने दूँ भला? वो बात को आगे बढ़ाने पर आमादा थी। अम्मा जान, मैंने मान लिया कि औरत मोहब्बत होती है, चाहती है और बेइंतहा चाही जाती है। बस उसने हाथ बांध कर अपनी हार मान ली। अच्छा अब बताएं कि आपको मुझसे क्या काम था? वो माँ से अपने कमरे में आने का मकसद पूछने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि किसी खास काम के बगैर वो उसके कमरे में नहीं आती थी, बल्कि उसे ही बुलवा लिया करती थी। हाँ, असल में बात तो भूल ही गई। वो जाने को उठकर खड़ी हुई थी कि फिर दोबारा बैठ गई। वो अहमद हसन आ रहा है परसों की फ़्लाइट से। अहमद हसन? वो ज़मीन से 2 फुट ऊपर उछली। हाँ, अहमद हसन। उन्होंने उसकी इस हरकत पर उसे घूरा। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रही हैं? उसने लापरवाह बनना चाहा। तुम ये करना कि अपना रवैया बेहतर रखना, बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करना, इसलिए बता रही हूँ। उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहा तो वो रोने को हो गई। अम्मा, ये अब ज़्यादती कर रही हैं मुझसे। ना हो सकेगा वो सब जो आप चाहती हैं। वो सब हो जाएगा, तुम करो तो सही, और फिर वो खुद ही वही चाहोगी जो मैं चाहती हूँ और तुम्हारे बाबा चाहते हैं। उन्होंने प्यार से उसका गाल सहलाया और उठकर जाने लगी। नहीं अम्मा, प्लीज़ नहीं। वो मिन्नत करती उनके पीछे लपकी। हाँ जानू हाँ, और अब तुम जहन पर ऐसी वैसी बातों का बोझ ना डालो, बल्कि अच्छी और मुस्बत सोच से नाता जोड़ो, खुदा बेहतर करेगा। वो उसे दुआ देकर चली गई। मेरे खुदाया, मैं क्या करूँ? पता नहीं अम्मा और बाबा को क्या हो गया है। जाने इस अहमद हसन में क्या सुरखाब के पर लगे हैं। ऐसा शानदार इस्तकबाल करूँगी इस बाबे का कि याद ही रखेगा, मैं भी फैज़ान साहब और बेगम फैज़ान की औलाद हूँ। इनकी तरह ही ज़िद्दी और अपनी हटकी पक्की आखिरी इकलौती हूँ इनकी। जाने क्या सोचकर वो अपने मुंह पर हाथ फेरते मुस्कुरा दी। ओहो, आज क्या हो गया मोहतरमा को? मिजाज ही नहीं मिल रहे। राबिया को उसका फूला हुआ मुंह देख देख कर गुस्सा आ रहा था। मत करो मुझसे बात। कहा किसने है? वो खाने को दौड़ रही थी। नखरे मत दिखाओ, डांटो भी मत। दरिया ने भी उसके इस बुरे रवैये पर टोका। नखरे नहीं दिखा रही, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और तुम लोग हो कि मुझे और तंग कर रही हो। अरे अरे, तो पहले कहा होता ना कि आप परेशान हैं, हम आपकी बात करवा देते उन जनाब से। वो दोनों शरारत पर आमादा थी। अच्छा अच्छा, अब समझ में आई बात। आज वो हजूर तशरीफ़ जो नहीं लाए, परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना राबिया? हाँ दरिया, वो गुरु और चीले की तरह शुरू हो गई थी। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, बोलती रहो। वो सचमुच गुस्से में आ गई और अपनी फ़ाइल उठाकर कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई।
ए लड़की, क्लास का टाइम हो गया है, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी सरबख्तियार की क्लास छोड़कर वो पकड़कर उसे वापस लाने लगी। मैं नहीं लूँगी क्लास, कर लें सरबख्तियार मेरा जो कर सकते हैं। वो हाथ छुड़ाकर चली गई। उसकी आंखों में वाकई नमी थी जिसे देखकर वो दोनों भी परेशान हो गए। सरबख्तियार की क्लास तो वो कभी भी मिस नहीं करती थी। वो क्योंकि बहुत असूल पसंद और सख्त किस्म के उस्ताद थे, मगर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, इसलिए कोई भी इनकी क्लास ना छोड़ता था। और अब तो इम्तिहानात करीब थे, एक एक लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल था। वैसे भी जो टॉपिक आजकल वो पढ़ा रहे थे वो सभी अहम थे और ख़ास मुश्किल भी, इसलिए बगैर लेक्चर नोट किए इनका समझना तकरीबन नामुमकिन था। चलो सर आ रहे हैं। सर बख्तियार को आते देखकर राबिया और दरिया दोनों क्लासरूम में दाखिल हो गई। क्लास ओवर होने के बाद उन्होंने कॉमन रूम में देखा कि मगर रोशन वहाँ ना थी। ये कहाँ निकल गई? लाइब्रेरी में होगी। दोनों लाइब्रेरी की तरफ भागी, लेकिन वो वहाँ भी ना थी। अरे आज इसे क्या हो गया आखिर? ये गई कहाँ? राबिया संजीदा और परेशान लग रही थी। आज ज़रूर कोई बात है ख़ास, वरना वो इस कदर सीरियस हो ही नहीं सकती। चलो कैंटीन में देखें, दरिया ने मशवरा दिया। कैंटीन तो वो हमारे बगैर कभी जा ही नहीं सकती। फिर क्या करें? सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे देखते हैं। हाँ हाँ वहीं होगी। राबिया की गैस करने पर दरिया ने चुटकी बजाई और दोनों तेज से चलती हुई डिपार्टमेंट से बाहर आ गईं। दाएं जानिब की क्यारियां फलांग कर उन्होंने शॉर्टकट लिया और तकरीबन दौड़ती हुई सेंट्रल लाइब्रेरी वाली सड़क अबूर की और लाइब्रेरी के पिछले ग्राउंड में आ गईं। लो जी, ये यहाँ बैठी और हम दरबदर ढूंढते फिर रहे हैं। दरिया ने फूली हुई सांसें दुरुस्त की और अपना बैग तकरीबन पटक कर नीचे रखा। वो सर झुकाए बैठी घास को नोच नोच कर फेंक रही थी। हुआ क्या रोशन जो तुम इस कदर परेशान हो? राबिया ने संजीदगी से पूछा। वो उसका चेहरा ऊपर किए उसकी खूबसूरत आंखों में तैरता पानी देखकर वाकई परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, उसने बच्चों की तरह इनकार में सर को झटका दिया और साथ ही मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे, जिन्हें वो कब से रोके बैठी थी। ये इतना झुमड़ता पानी और तुम कहती हो कुछ नहीं? दरिया उसके आंसू साफ करने लगी। तुम्हें क्या? रहने दो, वो खफा ही थी। हमें बहुत कुछ है, रहने क्यों दे? दोनों उसके सर हो गई थी। बस मेरा कोई नहीं है। वो मुसलसल रो रही थी। अल्लाह ना करे पगली, तुम्हारे अम्मा बाबा सलामत रहे, फिर हम भी तो हैं। इन्हें इन्हें मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। अच्छा चलो असल बात बताओ, क्या हुआ? क्यों लड़ाई हो गई अम्मा से? वो तो इस कदर अच्छी और प्यार करने वाली माँ है। राबिया उसे प्यार से समझाती भी जा रही थी। अम्मा ही को तो पता नहीं क्या हो गया है, भूत सवार हो गया है इन पर, अहमद हसन का। उसने रोते रोते हिचकिचा कर अहमद हसन का नाम लिया तो इन दोनों की समझ में सारी बात आ गई। अच्छा तो ये मामला है। दोनों ने अपनी हंसी को ज़बरदस्ती रोका और खामखाही रंजीदा सी शक्लें बना लीं। कत्ल कर दूंगी मैं उसे, कल पाकिस्तान में कदम तो रखे, इसका पहला और आखिरी दिन होगा। अब वो बरमला अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा ही करना, लेकिन फ़िलहाल तो गुस्सा कुछ कम करो। दरिया ने उसे बच्चों की तरह पुचकारा तो उसे गुस्से के बावजूद हंसी आ गई। बकवास ना किया करो तुम लोग, उल्टा उन पर चढ़ दौड़ी। वो तो खैर तुम पिछले 2-3 घंटों से वक्फे वक्फे से कर रही हो। राबिया ने सचमुच बताना चाहा। चलो अब असल और पूरी बात बताओ कि मरने मारने की नौबत किस लिए आ गई? होना क्या है? अब वो आ रहा है। वो रगड़ कर आंखें साफ करते कुछ सीरियस हो गई। भाई कौन? दरिया जानते बूझते अनजान बन गई। वही बाबा। वो हमेशा उसकी पुख्ता उम्र पर तंज करती रहती थी। अब यूं भी ना कहो, ये ज्यादती करी हो तुम। राबिया को उसकी ये बात अच्छी ना लगती थी। बाबे को बाबा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? वो गुस्से में लाल हो गई। बाय द वे तुम्हें इनसे क्या हमदर्दी है? उसे राबिया पर शक होने लगा। बोलो तो तुम्हारी बात करवा दूँ? देखो रोशी अपनी हद में रहो, वरना। अब राबिया को भी गुस्सा आने लगा था। भाई क्या बकवास है, बजाय मसले को सुलझाने के तुम खुद लड़ने लगी, इससे पहले कि मामला बिगड़ता। दरिया ने आगे बढ़कर बीच बचाव करा दिया। समझाओ इसे जो खाने को दौड़ती है। राबिया ने रोशन की तरफ हाथ नचाया। चलो दोनों मिलकर समझाते हैं। अच्छा रोशी बहुत ड्रामा हो गया, अब तुम असल मसला कहो कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो संजीदा होकर पूछने लगी। मैं कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके कि मुझे अहमद हसन से शादी नहीं करनी। वो भी संजीदा हो गई। वजह? बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं यार अच्छा तो है, वो इतना डिसेंट तो है। वो दोनों ही अहमद हसन की हमायत कर रही थी। मेरी बला से होगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। चलो तुम बताओ इसमें ख़राबी क्या है? क्या तुम किसी और को? दरिया बहुत बात अधूरी छोड़कर उसका मुंह तकने लगी। कहीं वो अपना वकार अहमद तो नहीं? इस बार राबिया अपनी क्लास फेलो वकार पर अपने ख्याल में 100% दुरुस्त अंदाज़ा लगाकर उससे पूछ रही थी। क्या? क्या वकार? तुम लोगों ने ये बात सोची कैसे? वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। सोचना किस लिए, हम तो रोज़ देखते हैं जनाब। दोनों पूरी यकीन थी। खाक धूल देखती हो तुम दोनों, और कंकर पड़े तुम्हारे दीदों में। दोनों एक नंबर की जाहिल और बदतमीज़ हो। वो गुस्से में अपनी फाइल उठाकर खड़ी हो गई और फिर शदीद गुस्सा आ गया था। एक तो उसे गुस्सा बहुत ख़तरनाक किस्म का आता था, आंधी तूफान की तरह आता, और फिर इसकी अकल के डर के मारे आंखें भी कहीं दुबक जाती, दिल भी गुस्से के जलजले में लहराता रहता और वो इस रीले में बहकर वो सब कर जाती।
जो उसके लिए अक्सर सवाए नुकसान के कुछ और ना होता, मगर उसे इसकी परवाह ना थी ना एहसास। वो तो मनमौजी किस्म की थी, दिमाग से काम लेना ही ना जानती थी और दिल की हर बात बेधड़क मानती चली जाती थी। एक बार जो चीज़ उसे अच्छी लगती बस उस पर जान निसार कर देती थी, और जो एक नज़र में ना भाती भी चाहे इसमें लाल पड़ जाते तब भी वो उसे बुरा ही कहती। बस ऐसा ही रवैया उसका अहमद हसन के साथ था। बस एक बार वो उसे बुरा कह चुकी थी, लिहाजा अब उसे उसकी हर बात बुरी लगती थी, और इस कदर बुरी कि वो उस बेचारे को एक नज़र पसंद करती थी ना एक लम्हा बर्दाश्त। उस पर उसके वालिदैन का हुक्म और फैसला कि उसकी शादी अहमद हसन से ही होगी उसके लिए खुदकुशी के मुतरादिफ था। अरे अरे रोशी सुनो तो। वो दोनों उसके पीछे लपकी। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो गुस्से में आग बगोला हुई, बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई थी, और फिर शटल के आ जाने तक वो दोनों उसकी मिन्नतें करती रहीं, उसे मनाती रहीं, लेकिन उसने ना मानना था ना मानी। शटल आई और वो उस पर सवार होकर इन्हें खुदा हाफिज़ कहे बगैर चली गई। वो दोनों अपना समूह लिए हॉस्टल चली आईं, ये सोच करके वो कल घर जाकर उसे मना लेंगी और तसल्ली से उसे समझा भी देंगी। वो रास्ते भर दोनों को कोसती और अहमद हसन को सलवातें सुनाती गई। वो आने वाले कल से परेशान थी जब अहमद हसन उसके घर पहुंच जाता। रोशन, रोशी उठो मेरी जान, देखो क्या वक्त हो रहा है। बेटा देखो 9 बज रहे हैं और फ्लाइट का टाइम 11 बजे का है। उन्होंने उसे उठाते हुए सामने की खिड़की से पर्दे हटा दिए। धूप एकदम उसकी आंखों पर पड़ी तो वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। अम्मा जान क्या है आपको, सुबह सुबह ही उठा देती हैं। गजब खुदा का, ये सुबह है, 9 बज रहे हैं। जल्दी करो और फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। वो फैसला कुन अंदाज में हुक्म देते हुए मुड़ गई। लेकिन अम्मा, उसने बसोरना चाहा लेकिन हरगिज़ नहीं। बस तुम फौरन आओ। वह बगैर उसकी बात सुने चली गई और वह तकिया जोर से पटक कर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती बाथरूम में घुस गई। जानबूझकर देर लगाकर उसने ब्रश किया, फिर मुँह हाथ धोया और अपनी तरफ से निहायत फजूल और रफ्सा सूट निकाल कर पहना, वरना वो तो कहीं जाना होता तो घंटों पहले परेशान हो जाया करती थी और इससे कपड़ों का इंतखाब भी ना हो पाता था। मगर अब उसका दिल ही बेजार था तो वो सब कुछ बेदिली से कर रही थी। रोशन जल्दी करो भाई, देर हो रही है। नीचे से अम्मा की रोबदार आवाज़ सुनाई दी। जी अच्छा। उसने जानबूझकर हाई हील की सैंडल पहनी और उल्टे सीधे पांव रखती सीढ़ियाँ फलांगने लगी। हाय अम्मा, एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और वो वहीं सीढ़ियों में बिलकने लगी। क्या हुआ? आपा दौड़ कर आईं। क्या हुआ बेटा? अम्मा भी घबरा कर पहुंची। रोशन मेरी जान, उसके बाबा भी एक पल में वहाँ मौजूद थे। बाबा, अम्मा, हाय मेरा पैर। वो रोने लगी। मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। रोना तो उसका वैसा भी रिकॉर्ड था। किसने कहा था इतनी ऊंची एड़ियाँ पहनने को? मोचना आए तो क्या हो? अम्मा ने डांटना शुरू कर दिया। जाने दो बेगम, बच्ची है, एक तो इसे चोट लगी है, दूसरा तुम होके डांटने लगी। उसके पापा को बुरा लगा, वो बेटी पर वैसे भी जान देते थे, और नहीं तो क्या। अम्मा तो बस। वो शह पाकर मजीद लहर में आ गई। अम्मा ने आगे बढ़कर बमुश्किल उसे सहारा दिया और तकरीबन उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाई। हाय मर गई आपा, बहुत दर्द है। खुदा ना करे बेटा, अभी ठीक हो जाओगी। वो उसे सोफे पर लिटाकर आयोडेक्स उठा लाई और उसके ना करने और हाव मचाने के बावजूद उन्होंने पाँव पर आयोडेक्स लगाकर हल्का सा मसाज किया, पट्टी बांधी, फिर भागकर दूध में फटकड़ी डालकर लाई, जिसे उसके बाबा और आपा ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके पिलाया। अरे बेगम, हम तो लेट हो रहे हैं। सिकंदर मिर्ज़ा ने घड़ी की तरफ देखकर परेशानी से कहा। ओहो वाकई, तो अब क्या करें? उधर फ्लाइट का वक्त हो रहा है और इधर ये पड़ी है। वो बौखलाई जा रही थी। जहाँ आरा बेगम, आप लोग जाएं बेफिक्र होकर, हम हैं रोशन के पास, आपा ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। मगर वो और डॉक्टर सिकंदर मिर्ज़ा परेशान थे। हम फ़ोन करेंगे डॉक्टर को, वैसे मामूली सी मोच है, हमने मॉलिश करके बांध दिया है, जल्दी ठीक हो जाएगी। वो उसकी पट्टी बांधे पाँव को सहला रही थी। लेकिन फिर भी आपा, आप डॉक्टर को बुला लीजिएगा। जाते जाते भी वो परेशान ही थे और वो दिल ही दिल में इंतहाई खुश थी अपने प्लान के कामयाब हो जाने पर। मैं क्यों करती इस्तकबाल नवाब साहब का, वो भी एयरपोर्ट जाकर। चलो बेटी, ज़िद नहीं करते। आपा, मैं नहीं जाऊंगी। बुरी बात है बेटी, इस तरह नहीं करते। घर में मेहमान आए और आप हैं कि इन्हें सलाम तक नहीं करने गई, क्या सोचेंगे वो? आपा इसे समझा रही थी और वो बच्चों की तरह बिगड़ रही थी। सोचने दें आपा जो सोचना है, और देखिए ना मेरे पैर में किस कदर तकलीफ है, मुझसे नहीं चला जाता। वो बहाना बनाने लगी, जिस पर आपा को हंसी आ गई, क्योंकि वो सुबह से अच्छा खासा चल फिर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, सुना है यहाँ कोई बीमार है? वो अचानक ही बगैर किसी इत्तला के आ गया, वैसे ही हंसता मुस्कुराता हमेशा की तरह। साथ में अम्मा भी थीं। पहले तो वो सिटपटा गई उसे यूं सामने देखकर। पिछले 2 रोज से वो अपने कमरे में छुपी बैठी थी, पाँव में मोच का बहाना बनाए। हालांकि मोच और दर्द दोनों ही कब के गायब हो चुके थे, लेकिन वो तो महज अहमद हसन से ना मिलने का बहाना बनाए बैठी थी। मगर वो भूल गई थी कि अहमद हसन तो खुद भी बहुत बड़ा नैरो सर्जन है। वो दर्द की गहराई भी जान सकता है और चोट की संगीनी भी। सुना है आपकी तबीयत नासाज है, क्या हुआ? वो खुद ही सलाम करने के बाद करीबी कुर्सी पर बैठ गया। वो नर्वस हो गई,
उसे उसकी गहरी गहरी आंखों से शुआएं सी निकलती महसूस हो रही थीं। वो बेटा के मोच आ गई थी, इसलिए वो आपसे मिलने ना आ सकी। आपा खुद ही शर्मिंदगी महसूस करके वजह बयान करने लगी। अरे आपा, कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और ये रोशी भी घबरा रही है। भाई क्यों? क्या मैं कोई अजनबी हूँ, या मेरा आना आप लोगों को अच्छा महसूस नहीं हुआ? वो चुप बैठी अपने होंठ काटती रोशी को देखकर पूछने लगा। अरे बेटा, कैसी बातें करते हो तुम? भला क्यों अजनबी होने लगे? और तुम्हारे आने की खुशी हमसे ज़्यादा किसे होगी? ये बात तुम्हें ना तो करनी चाहिए ना सोचनी। मौके की नज़ाकत को भांप कर बेगम सिकंदर मिर्ज़ा ने उल्टा उस पर खफगी का इजहार कर दिया। नहीं फूफो, मेरा ये मतलब नहीं था, वो मुस्कुराया। पर ये रोशन चुप चुप क्यों है? ये ऐसी ही है पगली, ज़रा सी चोट क्या लग गई, दीवानी हुई बैठी है। चल नहीं सकती ना? लेकिन सुबह ही कह रही थी कि अहमद हसन बुरा ना मनाए मेरे ना आने पर। पाँव ठीक होते ही माजरत कर लूँगी। अम्मा के इस तरह बहाने बनाने पर उसने तिल मिलाकर अम्मा को देखा। जी चाहा अहमद हसन के मुंह पर बदतमीजी से कह दे असल बात, मगर अम्मा आंखों ही आंखों में धमका चुकी थीं। सो वो खून के आंसू पीकर रह गई। लाएं हम देख लेते हैं चोट। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, आप रहने दें। वो बेध्यानी में उठकर खड़ी हो गई, जैसे साबित करना चाहती हो कि उसे वाकई कोई तकलीफ नहीं। अम्मा ने उसके संभल पर खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब वो उसे अहमद हसन से मिलने के लिए बुलाने आई थी तो वो दर्द से तड़पी जा रही थी कि पाँव हिल भी नहीं रहा, और अब उठकर खड़ी हो गई थी। अम्मा वो अब कुछ फ़र्क है दर्द को। वो अपने बहाने का पोल खुल जाने पर बौखलाकर दोबारा बैठ गई, जिस पर अहमद हसन, अम्मा और आपा तीनों को हंसी आ गई, और तीनों ने ही अपने खुलते लब दबा लिए। रोशी, रोशी भाई कहाँ हो तुम? राबिया उसे आवाज़ें देती हुई कमरे तक आ गई। खुदा जाने ये लड़की कहाँ छुपी रहती है। वो उसे इधर उधर तलाश करते हुए बुड़बुड़ा रही थी। भाई रोशी कहाँ हो? अच्छा तो मातरमा यहाँ है। बाथरूम के दरवाजे पर रुक कर वो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनने लगी। जल्दी निकलो बाहर। तो मातरमा पहुँच गई, हमसे भी पहले। भाई इन्हें तो कहीं से बुलावा चाहिए, और कभी कभी तो ये बिन बुलाए भी पहुँच जाती हैं। दरिया और नायाब ने आते ही राबिया को छेड़ना शुरू कर दिया। दरिया और राबिया तो रोशन की दोस्तें थीं, जबकि नायाब रोशन की कज़न थी। भाई निकलो जल्दी से, क्या मुसीबत है? नायाब ने बेसब्री से बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। देखो देखो, कहीं पानी के साथ बह तो नहीं गई? दरिया ने टुकड़ा लगाया। थोड़ी ही देर में बाथरूम का दरवाज़ा खटाक से खुला और वो सुर्ख मुतरम आंखें लिए बाहर आ गई। क्यों चहक रही हो तुम सब इतना? क्या मिल गया है तुम्हें? वो गुस्से में थी। भाई हमें भी अपने वक्त पर मिल जाएगा, फिलहाल तो तुम्हें मिल रहा है। राबिया शरारत पर उतर आई। बको मत, जहर लग रही हो तुम सब। जाहिर है इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक, इतने बड़े सर्जन की मंगेतर बनने जा रही हो, हम तो तुम्हें जहर ही लगेंगे। दरिया ने फिर उसे छेड़ना चाहा, मगर वो तो जैसे भरी बैठी थी, एकदम फट पड़ी। मैं बाबा से बात करूंगी। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर अहमद हसन से शादी नहीं करूंगी। आंसू फिर टिप टिप उसके गालों पर गिरने लगे। बच्चों जैसी बातें नहीं करते रोशी, नायाब उसे प्यार से समझाने लगी। बच्चों वाली बातें? वो उसे घूर कर बोली। मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रही। बच्चों वाला खेल मेरे साथ खेला जा रहा है, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पागल मत बनो रोशी, और इतनी जज्बाती होने की भी ज़रूरत नहीं है। राबिया और दरिया भी उसके करीब आ गई। जज्बाती बातें नहीं कर रही, ये जज्बाती फैसला अम्मा और बाबा जान का है, जिसका इन्हें बहुत नुकसान होगा। क्या क्या करोगी तुम? नायाब को भी गुस्सा आ गया। ये शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। तो क्या इनकार कर दोगी? जाओ अभी इनकार कर दो फुप्पो और फूफा जान से, जाओ। नायाब सचमुच उस पर गरज रही थी। क्या समझती हो तुम माँ बाप के फैसले को एक मजाक? माँ बाप को भी तो बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल करना चाहिए। ज़बरदस्ती करना कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई तुम्हारी पसंद है तो बता दो। बताओ तुम किसे पसंद करती हो, जिसे तुम्हारे माँ बाप ने कबूल नहीं किया? बताओ। मैंने कब कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? लेकिन मुझे अहमद हसन भी पसंद नहीं है। देखो नायाब, तुम समझाओ अम्मा और बाबा को, वो ज़बरदस्ती और ज़िद ना करें। मैं अहमद हसन के साथ कभी खुश नहीं रहूँगी। वो बाकायदा रोने लगी। ये ज़बरदस्ती नहीं रोशी, वो तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। मैं सारी ज़िंदगी कुढ़ती और रोती रहूँगी, क्या यही मेरी भलाई है? तुम अभी नहीं समझोगी। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि रोशन को उसकी बात किसी तरह भी समझ में नहीं आ रही थी। अहमद हसन आज तुम्हें बुरे लग रहे हैं, मगर कल जब तुम उनके साथ कुछ वक्त गुजारोगी तो तुम खुद कहने लगोगी कि अहमद हसन से बढ़कर अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। राबिया शरारत से उसका जी बहलाने लगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, उसने जलकर कहा। लड़कियों, भाई कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, जल्दी करो। बेगम सिकंदर मिर्ज़ा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बस आंटी, अभी आए थोड़ी देर में। वो तीनों बौखलाकर चीज़ों को इधर उधर पलटने लगी। और ये रोशी तो अभी तक वैसे ही खड़ी है। क्या बात है चंदा, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। और देखो, इस तरह मुंह बसोरना अब छोड़ दो और अच्छे दिल और खुशी से मुकद्दर के इस फैसले को कबूल करो। उन्होंने उसकी मुतरम आंखें देखते ही जान लिया था कि इनकी लाडली अपनी जिद पर अड़ी हुई है, मगर वो दूर अंदेश खातून थी।
बेटी के जज्बातीपन को नजरअंदाज करके बहुत दूर की सोच रही थीं। उन्होंने रोशन को गले लगाकर प्यार किया और उसे जल्दी आने की ताकीद करते हुए चली गईं। रोशी, अब खत्म करो गुस्सा और जाओ तैयार होकर आओ, बल्कि तुम सिर्फ ये कपड़े तब्दील करके आओ, तुम्हें तैयार नायाब कर देगी। जरा देखें तो ये कैसी ब्यूटिशियन है, या सिर्फ डींगे ही मारती रहती है मोहतरमा। दरिया ने जबरदस्ती उससे जोड़ा थमाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेला। तौबा है भाई, बहुत जिद्दी लड़की है। राबिया ने कानों को हाथ लगाए। जाने किस पर गई है, फुप्पो तो ऐसी नहीं है। ना ही फुप्पा, नायाब ने भी परेशानी से कहा। ज्यादा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, मगर अहमद हसन भाई खुद ही ठीक कर लेंगे। दरिया को उसके अच्छे मुस्तकबिल की पूरी उम्मीद थी। फिर बड़ी मुश्किल से वो लिबास तब्दील करके आई तो तीनों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर तैयार किया। बिल्कुल छुरी तले आए बकरे वाली कैफियत थी। माशाल्लाह, आज तो मेरी बच्ची पर बहुत रूप आया है, खुदा नजरे बद से बचाए। आपा ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरती से तो खैर खुदा ने उसे बहुत नवाजा था। उस पर आज नाजुक काम वाला गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में वो वाकई हसीन लग रही थी। आज तो होश उड़ जाएंगे सर्जन साहब के। राबिया ने सरगोशी की, मगर बेकार। हाय बेचारे, हाथ मलकर रह जाएंगे। उसने सर्द आह भरकर जवाब दिया, क्या खबर वो कह दें कि निकाह के साथ रुखसती भी अभी कर लें। जाहिर है इस हुस्न को देखकर कौन काफिर ना बहकेगा। वो तीनों आपस में खुसर पुसर करने लगी और रोशी का खून जल रहा था। उसका निकाह बहुत सादगी से हो रहा था और ठीक 15 रोज बाद उसकी रुखसती थी। अभी निकाह पर सिर्फ चंद रिश्तेदार और रोशी की चंद सहेलियां शामिल हुई थीं। अहमद हसन की बहनें अभी नहीं आई थीं। एक बहन मायरा इंग्लैंड में रहती थी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में। माँ बाप तो वफात पा चुके थे और भाई कोई था नहीं। बस बहनों का इंतजार था। निकाह पहले करने का इसरार भी बेगम सिकंदर मिर्जा का था। वो बेटी का मिजाज जानती थी। इन्हें खतरा था कि कहीं वो इन दिनों में कुछ उल्टा सीधा फैसला न कर ले। अहमद हसन एक बहुत ज़हीन और काबिल सर्जन था। वो अभी अपना सर्जरी कोर्स मुकम्मल करके अमेरिका से लौटा था और अब उसका मुस्तकबिल में पाकिस्तान रहने का इरादा था। वो इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार था और यही उसका नस्बुल ऐन था। वो गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए एक अस्पताल बनाने का इरादा भी रखता था। रोशन और उसकी उम्र में तकरीबन 15-20 बरस का फ़र्क था, जिसकी वजह से रोशन को वो बाबा लगता था। वो तो शुरू से एक आइडियल परस्त लड़की थी। उसकी सोच बहुत अफसानवी थी। कुछ अपने हुस्न के ज़ौम ने उसे और मगरूर बना दिया था। दूसरा एतराज़ उसे जो अहमद हसन के बारे में था वो ये था कि अहमद हसन मामूली शक्ल सूरत का एक सांवला सलोना बंदा था। हालांकि उसका कद काट और शख्सियत बहुत पुरकशिश थी, मगर रोशन को तो अपने लिए किसी शहजादे का इंतज़ार था। वो ऐसे किसी मर्द के बारे में सोच नहीं सकती थी। उसके ख्वाबों में तो नौजवान और खूबरू लड़कों की शबीह रहा करती थी। वो तो हर दूसरे खूबसूरत लड़के को देखकर सोचती कि बस ऐसा ही कोई शहजादा उसके लिए भी आएगा। वो अपने दुल्हा और अपने बारे में चांद सूरज की जोड़ी वाले तारीफ़ी जुमले सुनने की मुंतज़िर थी, मगर तकदीर ने और उसके माँ बाप ने उसके सब ख्वाब तोड़ दिए थे। उसने जब सुना कि उसकी मंगनी तो बचपन में ही उसकी वालदा ने अपने भतीजे अहमद हसन के साथ कर दी थी तो वो चीख उठी, बहुत चिल्लाई, रोई। उसने एक एक करके मिन्नतें की कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करें, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अम्मा, पापा, आपा, सहेलियाँ, उसने सबकी मिन्नतें की थीं, मगर सब ने उसकी सोच को जज्बाती कहकर नज़रअंदाज कर दिया और यही कहा कि अहमद हसन बिलाशुबा एक आइडियल शौहर साबित होगा और वो मुस्तकबिल में सब कुछ भूल जाएगी। उसने कई बार खुदकुशी का सोचा, मगर वो अंदर से कुछ बुज़दिल थी, ऐसा ना कर सकी। बीमारी का झूठ मूठ ड्रामा किया, मगर नाकाम हुई। आखिरकार वो खून के घूंट पीकर रह गई और आज वो दिन भी आ गया जिसे वो हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने को तैयार ना थी। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे मौत दे दे या रब। अब भी दिल ही दिल में वो अपने लिए दुआएं मांग रही थी। खुदाया ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या अल्लाह करे अहमद हसन मर जाए। मनूस खुदा जाने कहाँ से आ गया। उसकी जान जल रही थी। राबिया, ज़रा बिटिया का दुपट्टा दुरुस्त कर दो। मौलाना साहब और सिकंदर मियाँ निकाह के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आपा ने अपनी गढ़ी उर्दू इस्तेमाल की। वो दरअसल लखनऊ की थी, इसलिए इनकी ज़ुबान, रहन सहन आज भी वैसा ही टकसाली और रख रखाव वाला था। सिकंदर मिर्ज़ा के मखसूस अंदाज में गला खंकारने की आवाज़ आ गई। वो दरवाजे पर आकर इस तरह अपनी आमद की इत्तला दिया करते थे और उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ रहा हो। बाबा के साथ इनके करीबी दोस्त मोइन अंकल, मंझले मामू रफ़ीक मिर्ज़ा यानी नायाब के वालिद बतौर गवाह के मौजूद थे। मोइनुद्दीन अंकल सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से और रफ़ीक मिर्ज़ा अहमद हसन की तरफ से थे। बेटी, मैं तुम्हारा बाप तुमसे अहमद हसन के साथ निकाह की इजाज़त मांगता हूँ, कहो इजाज़त है? सिकंदर मिर्ज़ा ने रोशन के सर पर हाथ रखकर कपकपाती आवाज़ में पूछा। इस कपकपाहट में रोशन की ज़िद्दी तबीयत की तरफ से हल्का सा खौफ और इकलौती बेटी की जुदाई का गम दोनों शामिल थे। उसे खुद सर का जी चाहा कह दे, बाबा नहीं, आपको इस निकाह की इजाज़त नहीं दे सकती। मगर उसके अंदर जाने किसने एक भारी सिल रख दी थी, जिसके नीचे उसका दिल और ज़ुबान दोनों दब कर रह गए थे।
बेटा बोलो ना। आपा का चेहरा जर्द होने लगा और वो झांक कर उसकी आंखों में देखने लगी। वहां सवाए आंसू के कुछ ना था। बेटी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो दोबारा बोले। इस बार उनकी आवाज किसी कुएं से आ रही थी। बाबा, बस वो इतना ही कह सकी और मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। खुदा मेरी बेटी को खुश रखे। इन्हें कुछ हौसला हुआ। फिर बाकायदा निकाह की रस्म होने लगी। 3 बार उससे बा आवाज बुलंद पूछा गया। दिल ने हर बार रो रो कर कहा नहीं कह दे, मगर ऐसा ना हो सका। खुदा जाने किस अनजानी ताकत ने उसका सर इकरार में हिला दिया। खुदा जाने किस तरह उसने आंसुओं की धुंध में कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। मुबारक हो, मुबारक हो। एक शोर उठा जिसमें उसके अंदर धाड़े मारती लड़की की आवाज दब गई। आंखों से एक सैलाब और लबों से हिचकियां जा रही थीं और अंदर से उसके बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन बाहर खड़ी आपा और अम्मा के साथ साथ वो तीनों भी अब कदरे मुतमईन थीं और सुख का सांस ले रही थीं, क्योंकि सबसे बड़ा मरहला तय हो चुका था। उसके निकाह को 3 रोज गुजर चुके थे, मगर उसके आंसू अभी तक ना थम रहे थे। हर वक्त का हंसना कहीं गुम हो गया था और सारा दिन बिला वजह चलती जुबान को ताला लग गया था। लेकिन इस बात का नोटिस सवाए आपा के किसी ने ना लिया था। बस वही उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में चहल पहल बढ़ गई थी। नायाब रुखसती तक वहीं उसके पास आ गई थी। दरिया और राबिया भी हर रोज यूनिवर्सिटी से सीधी उसकी तरफ आ जाती थी और रात को नायाब ड्राइवर के साथ जाकर इन्हें छोड़ आती थी। शॉपिंग, बाजार के चक्कर, शादी ब्याह के गीत, बहुत रौनक हो गई थी। मगर उसने तो हर चीज को बायकाट कर रखा था। किसी चीज में शामिल न होती थी। शॉपिंग भी नायाब और अम्मा कर रही थी। सब उसे कह कर थक गई थी, मगर वो हरगिज इनके साथ ना जाती। बस हर वक्त सर दर्द का कहकर मुंह लपेट कर पड़ी रहती थी। आपा उसके साथ साथ थी। कभी चाय बनाकर दे रही थी, कभी दवा पिला रही हैं, कभी निहार मुंह बादाम छील कर दे रही हैं। वो उसे बहुत समझाती थी, मगर वो किसी बात का असर ना लेती थी। वो एक अनापरस्त लड़की थी। अहमद हसन को उसने अपनी अना का मसला बना लिया था और अब वो किसी कीमत पर झुकना ना चाहती थी। उसने अपने वालिदैन का बाकायदा बायकाट कर दिया था। अब ना वो अपने बाबा के साथ बैठकर गप्पे लगाती और ना अम्मा की गोद में सरक कर किसी बात को मनवाती। मायरा उसकी लंदन वाली बड़ी नंद का नाम था। वो बहुत गौरी चिट्टी और खूबसूरत खातून थी। ताहिरा ऑस्ट्रेलिया वाली मंझली, वो भी इंतहाई स्मार्ट और पुरकशी शख्सियत की मालिक थी। इन दोनों के बच्चे भी बहुत प्यारे और तमीज़दार थे। मायरा की 2 बेटियां ईशा और हनान और एक बेटा उमैर था। तीनों ही बड़े थे। दोनों बेटियां सीनियर कैम्ब्रिज कर रही थीं, जबकि बेटा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। ताहिरा का अलबत्ता एक ही बेटा साइम था, जिसकी उम्र 14 बरस थी और वो खासा शरारती लड़का था। आज दोनों फैमिलियां इनके घर डिनर पर मदू थी। घर में बिल्कुल शादी के दिन का समा था। खूब शोर शराबा बरपा था। माहिरा और ताहिरा से रोशन की मुलाकात बचपन में हुई थी। उसके बाद रोशन के मामू अब्दुर्रहमान पाकिस्तान से इंग्लैंड चले गए और फिर मुस्तकिल वहीं के होकर रहे। वहीं पर इनके बच्चों ने अपनी तालीम मुकम्मल की और वहीं पर मुसलमान घरानों में अच्छे रिश्ते देखकर माहिरा और ताहिरा की शादियां कर दी गईं। अहमद हसन इन दोनों से छोटा था और उसे तालीम से गहरा शगफ था। वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में आता रहता था और हर बार वो रोशन के घर ही ठहरता था। उसे अपनी फूफो से गहरी मोहब्बत थी। पाकिस्तान से दूर रहने के बावजूद उसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत रची बसी हुई थी। एक कार एक्सीडेंट में जब अब्दुर्रहमान और उनकी अहलिया चल बसे, तब अहमद हसन का जी लंदन से बिल्कुल ही उचाट हो गया और वो अपनी सर्जरी की तालीम के लिए अमेरिका रवाना हो गया। वहाँ से वो अपनी फुप्पो को बाकायदगी से ख़त भी लिखता और टेलीफोन पर राब्ता भी रखता था। उसने रोशन को पसंद किया तो फुप्पो से कह दिया और वो तो जैसे अपनी दिली मुराद भर आने पर निहाल हो गई। वो तो खुद यही चाहती थी। एक तो अहमद हसन बचपन से ही इन्हें प्यारा लगता था और अब इस कदर लायक और काबिल सर्जन था। शोहरत, दौलत, मोहब्बत, अखलाक और शख्सियत, हर चीज़ वो मुकम्मल इंसान था। अगर एक एतराज़ था तो वो रोशन और उसकी उम्रों का खासा फ़र्क था, जिसकी वजह से रोशन को अहमद हसन से चिढ़ थी। हालांकि बेगम सिकंदर मिर्ज़ा जानती थी कि रोशन जैसी लड़की को सवाए अहमद हसन के और कोई ना तो खुश रख सकेगा और ना हैंडल कर सकेगा। ओह गॉड मम्मा, अहमद मामा की दुल्हन किस कदर स्वीट और प्रीटी है। ईशा और हनान दोनों रोशन को देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थीं। मामी आप तो बहुत चार्मिंग हैं और आपके बाल, उफ मम्मा देखिए ना, मामी के बाल किस कदर लंबे और ब्यूटीफुल हैं। वो उसके बालों को हाथ लगाकर देख रहे थे। और हनान, इसके हाथ तो देखो। ईशा उसके हाथ थाम कर बैठ गई। अहमद मामा बहुत लकी हैं, रियली। वो जैसा बताया करते थे आप तो उससे भी बढ़कर हैं। वो दोनों उसे बता रही थीं कि इनके मामा ने कई बार इन्हें बताया था कि इनकी कज़न रोशन बहुत खूबसूरत है और इन्हें बहुत पसंद है। इनकी अपने मामा से बहुत दोस्ती थी। बस करें बुझिया, आप क्या नज़र लगाएंगी इन्हें। ताहिरा का बेटा साइम इन्हें बार बार टोक रहा था। आप खामोश रहें जी, ये हम लड़कियों का मामला है। हनान ने उसे प्यार से डांटा।
इन सब के दरमियान इतनी गहरी मोहब्बत देखकर रोशन को हैरत हो रही थी। वो सब इतनी रवानी से और इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे थे कि बिल्कुल ना लगता था कि वो पाकिस्तानी नहीं रहते और पहली बार पाकिस्तान आए हैं। कुछ देर के लिए तो रोशन भी सब कुछ भूल गई थी और इतने पैदा करने वाले, प्यार करने वाले लोगों से मिलकर खुशी हो रही थी। इतनी मोहब्बतें, अपनी इतनी तारीफ़ें सुनना उसे अच्छा लग रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। और तो और शर्म भी जाने कहाँ से उसके चेहरे को लाल कर रही थी और बार बार अपनी तारीफ़ पर उसकी आंखें झुक जाती थीं। रात गए तब वो सब उसके पास रहे। मायरा और ताहिरा ने जी भरकर अपनी भाभी और फूफीजाद बहन को प्यार किया, उसे ढेरों दुआएं दी। वो उसके लिए बहुत से तोहफे भी लेकर आई थीं। उन्होंने उसके साथ तस्वीरें भी बनवाईं और आज रोशन ने भी बिला झिझक तस्वीरें बनवा लीं, क्योंकि आज अहमद हसन इनके साथ ना आया था। वो अपने अस्पताल के सिलसिले में किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए रोशन को आज सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो इन सबको रुखसत करने दरवाजे तक भी गई, जिसे देखकर आपा और अम्मा दोनों के चेहरे पर इत्मीनान की लहर नजर आई। उमैर ढोलक बजा रहा था, साइम उसके सुर और ताल को सजाने की कोशिश कर रहा था। ईशा और हनान ने डफलियां थाम रखी थीं। ताहिरा और मायरा भी अपने बच्चों के साथ आवाज़ मिला मिला कर गा रही थीं। दूल्हा के घर से बस यही अफराद मेहंदी लेकर आए थे। बाकी नायाब और उसकी दोनों छोटी बहनें, रोशन की तीनों सहेलियां थीं। बस यही रौनक थी मेहंदी की। अहमद हसन के ख्याल में ये सारी रस्में फजूल थीं और वो इनके खिलाफ था, इसलिए उसने कोई बड़ा फंक्शन ना करने दिया था। वैसे भी इनका ख़ानदान था ही कितना बड़ा। रोशन के अब्बू सिकंदर मिर्ज़ा वैसे ही अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए दुधियाल की तरफ से रोशन हमेशा तरसती ही रही थी। ननिहाल में उसके सिर्फ 2 मामू थे, उनमें से अब एक मामू और वो मानी यानी अहमद हसन के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और अब सिर्फ नायाब के अब्बू अम्मी बचे थे या फिर ये चंद कज़न। वैसे भी बाकी मिलने जुलने वाले और दूर के रिश्तेदार सब अगले रोज़ रुखसती के डिनर पर मदऊ थे। मेहंदी का ये फंक्शन तो बस घर के लोगों ने ज़िद करके मुनक्किद किया था। मायरा और ताहिरा ने रोशन को मोतिये के फूलों का जेवर पहनाया। पीला जोड़ा और सब्ज दुपट्टा वो उसे मायों वाले रोज़ पहना गई थीं और ताकीद करती थीं कि अब वो ये कपड़े रुखसती का जोड़ा पहने तो ही उतारे। इनके खालिस मशरकी ख्याल में इस तरह लड़की पर बहुत रूप आता है। मेहंदी की रस्म अदा की गई। सब लड़कियों और लड़कों ने उसे मेहंदी लगाई, मिठाई खिलाई। बाद में एक दूसरे के शानदार कपड़ों का मेहंदी लगाकर बेड़ा गर्क किया। खूब हल्ला गुल्ला किया। राबिया और दरिया भी इन सब से इस तरह घुल मिल चुकी थी जैसे बरसों से जानती हूँ। इन सब ने मिलकर रात गए तक खूब गाने गाए और शोर मचाया। साइम और उमैर इन्हें भी बुझिया बुझिया कहते खूब इंजॉय करते रहे। रात का 1 बज गया और पता भी ना चला। बाद में ईशा और हनान तो वहीं रह गईं, जबकि साइम और उमैर को मजबूरन अपनी माओं के साथ जाना पड़ा, क्योंकि इनके मामा इन्हें लेने आ चुके थे और जल्दी चलने को कह रहे थे। वो मुंह बसोरते चले गए। ये ज्यादती है। ईशा और हनान, तुम लोग लड़के वाली हो और यहीं धरना मारे बैठी हो। राबिया ने इन्हें चाय सर्व करते हुए कहा। आपा इनके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई थी और वो सब बेतकल्लुफ अंदाज में पलंग पर चढ़ी बैठी थीं। क्यों क्यों, ये हमारी नानो का घर है ना नानो? हनान ने प्यार भरे अंदाज में बेगम सिकंदर मिर्ज़ा के कंधे पर सर रख दिया। क्यों नहीं, उन्होंने झट उसका माथा चूमा। लेकिन तुम यहाँ रही क्यों हो? जाकर कल के लिए तैयारी करती। नायाब ने भी इन्हें छेड़ा। हमारी मर्जी, बस हम अपनी मामी के पास रह रहे हैं। ईशा रोशन से लिपट गई। मामी, राबिया और दरिया ने ज़रा खींच कर दोहराया और रोशन को शरारत से देखने लगी। ईशा, तुम लोग मुझे कुछ और कह लिया करो, ये मामी मत कहा करो। वो एकदम परेशान हो गई। क्यों क्यों, हमारे एक ही तो मामा है। इनकी दुल्हन को हम मामी ही कहेंगे। हमें अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है क्या? वो दोनों इतनी मोहब्बत से उससे पूछ रही थी कि इनकार में सर हिलाने के सिवा वो कुछ न कह सकी, जिस पर नायाब, राबिया और दरिया तीनों हंसने लगी। फिर तमाम रात इन तीनों ने मिलकर रोशन की खूब गुत बनाई। ज़बरदस्ती उसे पकड़ लिया, खूब उपटन मला, फिर दोनों हाथों और पैरों पर इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगाई। इस तमाम अरसे में रोशन मना करती रही और ईशा और हनान इन तीनों के साथ मिलकर अपना अपना काम करती रहीं। आपा इन पेटुओं के खाने के लिए कभी कुछ गर्म करके लाती और कभी कुछ। ईशा और हनान ने भी बड़े शौक से दरिया से मेहंदी लगवाई। सुबह फजर की अजान हो गई, तब नमाज पढ़कर वो सब लेटीं। वो भी आपा के बार बार डांटने पर कि बेआरामी से बीमार पड़ जाओगी। इन्हें इस बात की फिक्र थी कि रोशन की तबीयत ना खराब हो जाए। अगला तमाम दिन भी मसरूफ गुजरा। शाम के 4 बजे वो तीनों रोशन को ब्यूटी पार्लर ले गईं। हालांकि वो खुद घर पर बहुत अच्छा तैयार कर लेती थी, मगर नायाब ने कहा कि पार्लर में ज़्यादा सहूलत रहेगी। नायाब का अपना बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर था और वो एक माहिर ब्यूटिशन थी। कुछ उसकी महारत, कुछ रोशन का हुस्न और कुछ तैयार करते वक्त नायाब की मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी के साथ निकलती दिली दुआएं। वो तो वाकई चांद का टुकड़ा लग रही थी, नज़र लग जाने की हद तक हसीन।
लो भाई नायाब, आज हम तुम्हें वाकई मान गए कि तुम एक माहिर ब्यूटिशियन हो। राबिया और दरिया ने नायाब की तारीफ की। शुक्रिया जनाब, यूं ही तो शहर भर में हमारे चर्चे नहीं। वो फखर से मुस्कुराई। बस हम दोनों की एडवांस बुकिंग कर लो अभी से, फिर जाने तुम्हारे पास वक्त ना हो। तुम दुल्हन बनने के सामान तो करो, हम तो तैयार ही मिलेंगे सजाने को। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा ऐसा करो कि एक स्याह तिल लगा दो इसके कान के पीछे, जैसे बचपन में अम्मियाँ लगाती हैं अपने बच्चों को बदनजरी से बचाने के लिए। दरिया ने खुद ही आगे बढ़कर काजल से एक निशान उसके कान के पीछे लगा दिया। रोशन खुद अपना ये रूप देखकर दंग थी, साथ ही खुश भी, मगर जैसे ही उसे ख्याल आया कि वो अहमद हसन के लिए बन संवर रही है, एक साया सा उसके चेहरे पर लहरा गया। माशाल्लाह, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है। दूल्हा भी बहुत हैंडसम है, सुना है बहुत बड़ा सर्जन है, अमेरिका में रहता है, दौलतमंद भी है। दुल्हन तो क़यामत लग रही है। खुदा ने हुस्न भी दिल खोल कर दिया है। स्टेज पर बैठी रोशन के कानों में लोगों की सरगोशियाँ और तारीफें रस खोल रही थीं। फिर इन्हीं में से कोई बोला, दुल्हन बहुत हसीन है, मगर दूल्हा तो बस सो है। दूल्हा सांवला है और सुना है उम्र में भी बहुत बड़ा है दुल्हन से। भाई माँ बाप ने काबिलियत और दौलत भी तो देखी होगी। उसके चारों जानिब सरसराती आवाज़ें आग के लपेटे बनकर उसका तन मन जलाने लगी। उसे अपना हुस्न भी खाक होता नजर आने लगा। उससे आगे वो कुछ और ना सुन सकी ना देख सकी। बस उसके कानों में तो जैसे किसी ने लावा उड़ेल दिया था। हालांकि ज़्यादातर लोग इनकी जोड़ी को सिरा रहे थे। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। बस फिर उसे कुछ खबर ना रही कि मूवी वाले ने उसे किस किस तरह फोकस किया, कैमरे के कितने फ्लैश उस पर चमकते उसके हुस्न को महफूज करते रहे। जूता छुपाई की रस्म पर नायाब, दरिया और राबिया ने अहमद हसन को किस कदर तंग किया, क्या छेड़छाड़ हुई, उसे कुछ भी तो पता न चला। उसके अंदर तो एक जंग जारी थी कि वो किसी भी तरह अहमद हसन को अपना शौहर और मिजाजी खुदा तस्लीम नहीं करेगी। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। रुखसती का शोर होने लगा। मायरा आपा की आवाज़ उसके कानों में किसी अजाब की वईद बनकर उतरी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मा और अब्बा ने उसे गले लगाकर ढेरों आंसू बहाए। उसकी जुदाई पर इनका बुरा हाल था। दरिया, राबिया, नायाब की भीगी पलकों पर उसके लिए हजारों दुआएं थीं। कुरान पाक के साये में आपा की बाहों में अपना बोझ उनके कंधों पर दिए वो बाबल का घर छोड़कर चल दी और दिल में अपने अम्मा अब्बा के लिए मलाल और रंज भर कर ले गई। बाबुल की दहलीज पार करते हुए भी उसका दिल चीख रहा था, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कभी इस शादी को तस्लीम नहीं करूंगी। पूरा कमरा ताज़ा सुर्ख गुलाबों की दिलफरेब खुशबू में डूबा हुआ था। एक सहर आफरीन महक माहौल को बहुत ही रोमानवी और सहर अंगेज बना रही थी। उसकी चारों जानिब फूल ही फूल थे। सुर्ख गुलाब और मोतिया बिस्तर पर इसके कदमों में उसके इर्द गिर्द बिखरे थे और इनके दरमियान वो खुद एक खिलता गुलाब लग रही थी। साइम और उमैर ने अभी जिद करके मुख्तलिफ पोज बनवाकर उसकी ढेरों तस्वीरें बनाई थीं। हनान और ईशा की गुदगुदाती छेड़छाड़ जारी थी। मायरा आपी और ताहरा आपा बार बार उसका माथा चूम रही थी और कोने में कुरान पाक पढ़ पढ़ कर दम करती आपा किस कदर अहम थी। वो आज के दिन किस कदर मोहब्बतें थीं उसके दामन में, मगर उसका दिल फिर भी जल रहा था। ढेरों आंसू थे उसकी आंखों में जो बर्फ हो गए थे और उसका अंदर जैसे हर एहसास से आरी एक पत्थर बन गया था। चलो भाई चलो बच्चों, चलो अब बहुत देर हो गई है, उठो आराम करने दो मामी को। मायरा आपा ने ज़बरदस्ती बच्चों को उठाना चाहा। अम्मी साफ कहीं ना मामा बेचैन हो रहे हैं। उमैर ने माँ की बात का मतलब समझते हुए मामा को छेड़ा। शरारती कहीं के, उन्होंने एक धप बेटे को लगाई। भाई बेचैन क्यों ना हो, अल्लाह ने परियों जैसी बीवी दे दी है। साइम भी बोला, मैंने तो सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। क्या क्या? हनान और ईशा ने बेचैनी से पूछा कि शादी करूंगा तो मामी जैसी लड़की से, वरना कमारा ही मर जाऊंगा। साइम ने दिल पर हाथ रखकर एक सर्द आह भरी तो सब हंसने लगे। बहुत शरीर हो गए तुम दोनों। अहमद हसन ने अपने दोनों भांजों के कान पकड़े और बाहर निकाल दिया। आपा ने दम किया हुआ पानी जबरदस्ती रोशी को पिलाया, उस पर फूंके मारी और मुस्कुराते हुए उसके कान में बोली, बेटा कुदरत के फैसलों को दिल से कबूल करने में ही बेहतरी होती है। अपने दिल के दरवाजे खोल दो और ज़िंदगी को खूबसूरती से अंदर दाखिल होने दो। तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि हकीकी खुशी क्या होती है। ताहिरा आपा ने उसका माथा चूम कर कहा, बड़ी खुश नसीब हो रोशी तुम कि तुम्हें अहमद हसन जैसा शौहर नसीब हो रहा है। इसे खुदा की बहुत बड़ी नेमत समझकर कबूल करना, तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाएगा। सब लोग चले गए। कमरे में खामोशी छा गई। बस दो ही चीज़ों की मौजूदगी अपना पता दे रही थी। एक तो सरसराती हुई उसे छेड़ती सरगोशियाँ करती खुशबू और दूसरा धक धक करता उसका दिल। उसके कान किसी आहट के मुंतज़िर थे। अजीब घबराहट उस पर तारी थी। क्या मैं हार जाऊंगी? क्या आज अहमद हसन मुझसे जीत जाएगा, वो जैसे मैंने कभी ना चाहा? क्या उसे मैं आज कबूल कर लूँगी? इतनी आसानी से उसकी हो जाऊंगी? मेरी ज़िद, मेरी अना मर जाएगी। उसके अंदर से आवाज़ें आने लगीं, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, वो कभी भी मुझे जीत ना पाएगा। मुझे पाकर भी वो मुझे हासिल करने से महरूम रहेगा।
میں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ مجھے چھو بھی نہیں سکتا، اس کا خود دل بولا ایک غرور کے ساتھ۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے جائے نماز پر بیٹھا وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کو اس کی نظر اس کے سراپے سے ٹکرائی تو دل ڈوبنے لگا، ایک خوف سا اندر اترنے لگا۔ دوبارہ اس کی نظر جھک گئی، دل تھا کہ لگ رہا تھا سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ چند لمحوں کے بعد ہلکی سی آہٹ ہوئی تو لگا جیسے اس کے قدم اس کا دل روند رہے ہوں۔ دم گھٹنے لگا اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ایک اور خوشبو نے اس کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا، موتیا اور گلاب سے بھی زیادہ سحر انگیز اور ہوش بھلا دینے والی خوشبو۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ کس پرفیوم کی ہے؟ مگر وہ تو کسی بھی پرفیوم کی مہک تھی نہ کسی پھول کی، وہ تو ایک عجیب سی خوشبو تھی جس کا سراپا بھی تھا، جو سانسیں بھی لے رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی، گنگناتی ہوئی، اسے دنیا سے دور کہیں لے جانے والی خوشبو۔ کہ یہ کیا؟ اس کا ہاتھ خوشبو کے ہاتھ میں تھا، اس کی سانسوں میں الجھتی ہوئی، دل کے راستے سے روح کو اسیر کرتی وہ تو اس کے اندر گھستی چلی آ رہی تھی۔ روشی، خوشبو نے اس کا نام لیا اور گھبراہٹ سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میری روشی۔ خوشبو سے ایک تپش نے سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ اس کا تن من خاکستر ہوتا، قد اور بت جس کا نام انا اور خودسری تھا پاش پاش ہوتا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہ سچ مچ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ روشی، روشی پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ گرم گرم ہاتھ اس کے گال پر تھپ تھپا رہے تھے، اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ آنکھوں کو سختی سے میچتی ہوئی اور اپنا گھومتا ہوا سر ہاتھوں میں جکڑے بیٹھی تھی۔ پھر کوئی کس قدر محبت سے بے قرار ہو کر پکارتا رہا، مگر اس نے نگاہ تک نہ اٹھائی۔ اس کا سر اپنی گود میں لیے کوئی کتنی دیر تک اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے مسحائی کرتا رہا۔ پھر کسی نے ایک ٹیبلٹ پانی سے زبردستی کھلائی اور سکون کے لیے انجیکشن لگا کر لٹا دیا، تو جو وہ پہلے ہی غافل تھی اور غافل ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشی اسے دیکھ ہی رہا تھا، فوراً بے تابی سے آگے بڑھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گردن کو اقرار میں ہلا دیا، مطلب تھا کہ اب ٹھیک ہے۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو پریشانی ہو گیا تھا۔ اس نے سہارا دے کر اس کی گردن کے نیچے ایک تکیہ اور رکھ دیا۔ وہ حیرت سے گھبرائی سی اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا تمام بھاری زیور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا، بھاری کام والا دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر پڑے سلیقے سے تہہ کر کے رکھ دیا گیا تھا، البتہ عروسی جوڑا ابھی بھی اس کے بدن پر اسی طرح تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے دل سے سوچا۔ دراصل تمہاری طبیعت شاید سارے دن کی تھکن کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا، اور یہ سب بھاری بھرکم لوازمات میں نے تمہیں ایزی کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ اس نے اس کے دل کی بات جانتے ہوئے خود ہی بات بتا دی، جسے سن کر وہ گھبرا گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، اسے پسینہ آنے لگا۔ اس نے اپنے بھاری لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم چینج کر لو، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس نے اس کا مطلب جانتے ہوئے اسے لباس تبدیل کرنے کو کہا اور خود کونے میں جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کی۔ یہ شخص کیا ہے؟ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری۔ ہاں بنتا ہے خواہ مخواہ نخرے اٹھائے گا، فوراً ہی اس کا سرکش دل چلایا اور وہ بنا کچھ سوچے اپنے اندر کی اس کمزور سی آواز کو دبا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس کے لیے ایک ہلکا پھلکا رات کو پہننے کا سوٹ پہلے سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کس قدر خوبصورت باتھ روم تھا، کسی بہت ہی اعلیٰ ذوق کا آئینہ دار۔ وہ اس کے ذوق کو داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ روشی، یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس۔ وہ خاموش بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی جب وہ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر اس کے قریب آ گیا۔ بیڈ پر ایک سائیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مخملی ڈبہ کھولا۔ اگر اجازت ہو تو میں پہنا دوں؟ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کی چین میں بالکل نازک سا لٹکتا ہوا ڈائمنڈ انتہائی نفیس اور پیارا لگ رہا تھا۔ اسے وہ بہت اچھا تو لگا، لیکن پھر احمد حسن کا تحفہ سوچ کر وہ چپ رہی اور احمد حسن نے آگے بڑھ کر وہ چین اس کے گلے میں ڈال دی۔ یہ میں نے لندن سے اس وقت خریدا تھا جب میں پاکستان آ کر پہلی بار واپس لندن گیا تھا۔ پتہ ہے کیوں خریدا تھا؟ وہ خود ہی بڑے جذب کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو تم بہت اچھی لگی تھی مجھے۔ پہلے کبھی میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر تمہیں دیکھتے ہی میں تو جیسے تمہارا اسیر ہی ہو گیا، اور ایک دم ڈھیر سارے خواب میری آنکھوں میں خود بخود اتر آئے، اور یہ تمہارے نام کا پہلا حرف میں نے اسی دن کے لیے خرید لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مسکراتا ہوا گہری گہری آنکھوں سے تکتا۔ وہ اسے اچھا نہ لگا۔ اس کے سانولے چہرے پر گہری سیاہ مونچھیں بھی اسے کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس نے پھر سے اپنی کن پٹیاں دبانا شروع کر دیں، جیسے سر میں شدید درد ہو رہا ہو۔ کیا ابھی تک سر میں درد ہے؟ وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ مسیحائی میں لگ گیا۔ اس نے جواباً اقرار میں سر ہلا دیا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی اسے ڈسٹرب کرے۔
तुम आराम करो, मैं चाय बनवा कर भेजता हूँ। तौबा है, ये पाकिस्तान में तो बेचारी दुल्हन का बहुत बुरा हशर करते हैं, सारा दिन और रात गए तक बुत बनाकर बिठाई रखते हैं। वो पाकिस्तानी रस्म व रवाज को बुरा भला कहता बाहर चला गया तो उसने सुकून का सांस लिया। अगले रोज आराम का दिन था, वलीमा एक दिन बाद था। वो भी अहमद हसन का इसरार था कि कम अज कम एक दिन दरमियान में आराम के लिए ज़रूर होना चाहिए। सुबह अम्मा और उसके बेहद चाहने वाले बाबा उसका नाश्ता लेकर आ गए। वो भागकर अपने बाबा से जा लगी और उनके सीने पर सर लगाकर उसने वो तमाम आंसू बाहर उड़ेले जो रात से उसकी आंखों में जमा थे। उसके बाबा की खुद आंखें भीगी हुई थीं। वो बार बार उसका माथा चूम रहे थे और दुआएं दे रहे थे। अम्मा ने भी उसे जी भर कर प्यार किया। फिर सबने साथ साथ नाश्ता किया। नाश्ते की मेज़ पर साइम और उमैर ने रोशन को खूब तंग किया। उसके दाएं बाएं बैठी हनान और ईशा बार बार उसके कानों में खुसर पुसर कर रही थीं, जिस पर वो बगैर किसी जज्बात के भी मुस्कुरा पड़ती और उसकी आंखें झुक जाती थीं। उस रोज़ भी साइम और उमैर ने खूब फोटोग्राफी की। दोपहर से कुछ पहले उसकी अम्मा और अब्बा चले गए। मायरा और ताहिरा आपा दरिया वगैरह की तरफ चली गईं। इनके मामू ममानी कब से इन्हें बुला रहे थे। अगले रोज़ रोशी का वलीमा सब्ज़ाजार में होना था, इसलिए इंतजामात का सब दर्द सर इन्हीं के ज़िम्मे था। वो चारों भी अपनी माँओं के साथ चले गए। उन्होंने दरअसल जानबूझकर भी ऐसा किया था ताकि इनके मामा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। अहमद हसन ज़ोहर की नमाज की अदायगी के लिए करीबी मस्जिद में चले गए तो रोशन ने अपने कमरे में आकर सुख का सांस लिया। आप मुझे अच्छी सी चाय पिला दें, मेरे सर में बहुत दर्द है, वो अपनी कनपटियाँ दबाते कह रही थी। खैरियत तो है मेरी जान? वो करीब आकर गौर से उसका चेहरा तकने लगी। इनकी आंखों में खास चुभन सी थी। रोशन घबरा गई। आपा प्लीज़, उसने टालना चाहा। रोशी, अब खुदा के फैसले को तस्लीम कर लो मेरी जान, वरना ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दोगी। वो उसे यूं देख रही थी जैसे वो सब जानती हों और आपा किचन की तरफ जाती हुई सोच रही थी कि ये लड़की जो दुल्हन तो बन गई है मगर दुल्हनों वाला कोई रूप नहीं है। खुदा खैर करे, जाने क्या करेगी। और बेचारा अहमद हसन, इन मालकों ने अच्छा नहीं किया इसके साथ। वो दुखी सी हो गई थी। चाय बनाकर जब वो वापस रोशी के कमरे में आईं तो अहमद हसन नमाज पढ़कर आ चुका था और सामने कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें अलबत्ता रोशी पर ही जमी थी जो सामने अपने बिस्तर पर सो रही थी। हालांकि आपा जानती थी कि वो सो नहीं रही, अहमद हसन से अपना दामन बचा रही है। सामने ही सुनी सुनी सेज और उस पर मुरझाए हुए उदास गुलाब रात की सब कहानी बगैर पूछे बता रहे थे। आइए आइए आपा, इन्हें चाय की ट्रे थामे देखकर अहमद हसन उठकर खड़ा हो गया। लाएं, मुझे दे दें। रोशी तो सो रही है, शायद थक गई है, और हाँ, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। उसने ट्रे लेकर साइड टेबल पर रख दी। जाएं, आप भी आराम करें, आप भी तो थक गई होंगी। रोशी उठेगी तो मैं चाय बना लूँगा। थैंक यू। अल्लाह खुश रखे, उम्र दराज करे बेटा। वो इस कदर खुश अखलाक और मोहब्बत से पेश आने वाले अहमद हसन से बहुत मुतासिर थीं। रोशी बेटा, इतने नेक इंसान को सताकर तुम्हें अच्छा नहीं कर रही। वो दिल ही दिल में रोशी को समझा रही थीं। अहमद हसन असर की अजान तक वहीं बैठा उसे खामोशी से तकता रहा और वो ज़बरदस्ती आंखें मूंदे पड़ी रही, यहाँ तक कि वो असर की नमाज के लिए उठकर चला गया। तब उसने उठकर चाय गर्म करवाई। एक प्याली चाय जल्दी जल्दी हलक से उड़ेली और बाथरूम में घुस गई। रात को सबने जिद की कि मामा इन्हें बारबेक्यू ले चले, तो वो सब लोग तैयार होकर वहाँ चले गए। उसने ग्रीन कलर का खूबसूरत मोतियों के काम वाला अंगरखा पहन रखा था और बस हल्का सा मेकअप कर लिया था। उस पर भी अहमद हसन ने जी भरकर इसे तारीफी नज़रों से देखा था। वह इन सब में यूं घुल मिल गई थी जैसे वह इनकी पुरानी दोस्त हो, और इनके दरमियान उसे अहमद हसन की मौजूदगी से इतनी घबराहट भी ना हो रही थी। कहीं उसे लग ना रहा था कि वो एक दिन की दुल्हन है। वैसे भी वो अच्छे खासे एडवांस और यूरोप के रहने वाले थे, इसलिए किसी ने ये महसूस ना किया कि एक दिन पुरानी दुल्हन बार बार शर्म से चेहरा झुकाने के बजाय इन सब के साथ खुलकर कहके लगा रही है। घर जाने से पहले उन्होंने हल्की फुल्की शॉपिंग भी की। सबने इसे खूबसूरत तोहफे उसकी पसंद से ख़रीद कर दिए, ये कह करके उसकी शादी के तोहफे हैं। फिर डिनर के बाद वापसी पर आइसक्रीम खाई गई। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, लिहाजा आते ही सब शब बखैर कहकर अपने अपने कमरों में घुस गए, जिस पर वो और परेशान हो गई। अहमद हसन बाथरूम में चला गया तो वो सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या करे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब किस तरह बचूंगी इस शख्स से? कब तक बहाने करूंगी? वो बेचैनी से इधर उधर टहलती कोई ऐसी तरकीब सोचने लगी जिससे इसकी जान छूट जाए, कम अज़ कम आज के दिन, और वो उससे दूर रह सके। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो और परेशान हो गई। रोशी, क्या हुआ? वो उसे परेशान देखकर पूछने लगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, बोझल सी हो रही है। वो बहाना बनाती बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में वो कह करके हल्कान होने लगी। रोशी, वो पीछे ही बाथरूम में आ गया। आप चले, मैं ठीक हूँ, उसने पहली बार उसे मुखातिब किया। नहीं नहीं, वो उसका माथा पकड़कर कनपटियाँ सहलाने लगा। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। देखा, तबीयत ख़राब हो गई ना, इतना लीमू छिड़क के और इतना मिसाला डालकर तुम खा रही थी।
फिर ठंड में कोक और आइसक्रीम भी खाई। उल्टा सीधा खाओगी तो मैदा खराब ही होगा। खुदा जाने तुम आजकल की लड़कियों को ये सब क्यों पसंद है। वो उसे डांटता जा रहा था, मगर उसकी परेशानी डांट पर हावी थी। लेटो यहाँ और कंबल मत उतारना, ऊपर से मैं दवा लेकर आता हूँ। वो उसे बिस्तर पर लेटाकर कंबल उसके ऊपर डालकर दवा लेने चला गया, और वो दिल ही दिल में अपनी तरकीब और उसकी कामयाबी पर खुश होने लगी। ये ठीक है, अगर मैं खुद पर बीमारी तारी रखूँ तो ये शख्स मुझसे करीब होने के बजाय मेरी तीमारदारी और परेशानी में ही उलझा रहेगा और मैं कामयाब रहूँगी। फिर रात भर वो सुकून के इंजेक्शन और एंटी वोमिटिंग लेने की वजह से गहरी नींद सोती रही, और कोई दीवाना वार उसे तकता हुआ जागता रहा। सब्जाजार में चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। चहल पहल कह के रंगीन लहराते आंचल, रोशनियां बिखेरते जलवे, वो स्टेज पर बैठी किसी शायर की गज़ल और किसी मुसव्वर का हसीन शाहकार लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, हर एक उसके हुस्न का गर्विदा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ एक ही आवाज़ की बाज़गुज़श्त थी, दुल्हन बहुत हसीन है। कहीं से भी ये आवाज़ ना आ रही थी कि दूल्हा किस कदर चार्मिंग है, कितना यंग और खूबसूरत है। वो इस एहसास कमतरी में घिरी हुई थी। मायरा और ताहिरा आपा हर एक से बड़े फ़ख्र के साथ उसका तारुफ करवा रही थीं कि इनकी भाभी इतनी हसीन है, और भाभी अपने ही हुस्न के तकब्बुर में जल जल कर राख हुई जा रही थी। उसकी अना का बुत, उसके दिल का मालिक जो बना बैठा था, वो उसकी ग़ुलाम थी। सोच और ज़मीर का हर रास्ता बंद किए वो आइडियल परस्त लड़की थी। उसका आइडियल तो एक खूबरू शहज़ादा था। जब वो उसे ना मिला तो वो इंतकाम पर उतर आई थी, ये ठान करके अपने टूटे ख्वाबों की हर फांस वो अहमद हसन के दिल में उतार देगी। देखा, खो गई ना अभी से अपने अहमद हसन के खुमार में। दरिया, जो उसके पीछे सोफे की पुश्त थामे खड़ी थी, उसकी यूं महव होने पर उसे छेड़ने लगी। हमारे मामू हैं ही ऐसी सहर अंगेज शख्सियत। फौरन हन्नान ने अपने मामू की तारीफ की। मान गए जनाब, मान गए। तभी तो ये खुद सर बुत खुद किसी के सामने झुका नजर आ रहा है। राबिया ने भी अहमद हसन की शख्सियत को तस्लीम करते हुए जवाब दिया। तो और क्या, ईशा भी फौरन इतराई। अहमद हसन ने मुड़कर इन शरीर लड़कियों को देखा और होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। उसी वक्त रोशन ने इशारा करके हनान की तवज्जो अपनी तरफ कराई और चुपके से उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो परेशान हो गई। वो भागी भागी अपनी माँ के पास गई और इन्हें कुछ बताया, जिस पर वो मेहमानों को अटेंड करना भूलकर रोशन के पास भागी और झुककर उसके कान में सरगोशी की। जवाबन रोशन ने सर को अस्बात में हिलाया तो वह अहमद हसन को बुलाकर एक तरफ ले गई। थोड़ी देर के बाद रोशन, राबिया, दरिया और ईशा के साथ वापस डिफेंस जा रही थी। उमैर का बस नहीं चल रहा था कि वो गाड़ी को उड़ाकर ले जाए। ईशा बार बार रोशन का चेहरा तकती गालों को सहलाती, मामी आप ठीक तो हैं, घबराए नहीं। राबिया और दरिया उसकी यूं अचानक तबीयत खराब होने पर हैरान भी थी और परेशान भी। रोशन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। वो बिल्कुल ठंडी हो रही थी। घबराहट के मारे उसका इस कदर बुरा हाल था कि वो अपना जेवर नोच नोच कर उतार रही थी। रोशी, रोशी होश करो। अब तो राबिया के भी हाथ पैर फूल रहे थे। वो सभी परेशान थे। अस्पताल ले चलो उमैर, फ़ौरन। मैं मोबाइल पर मामा से बात करती हूँ। ईशा ने फ़ौरन मोबाइल पर नंबर मिलाया और अपने मामा को रोशन के बारे में बताया। मामा आप फ़ौरन अस्पताल पहुँचे, मामी की हालत बहुत ख़राब हो गई। परेशानी से बाकायदा उसके आंसू निकल रहे थे। फ़ौरन मामा, फ़ौरन। वो बार बार अपनी मामी को प्यार कर रही थी। राबिया और दरिया ने उसका सब जेवर उतार दिया था। अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो बेहोश हो चुकी थी। उसका ठंडा बर्फ जिस्म और सर्द चेहरा देखकर इन सब की जान ही तो निकल गई थी। फ़ौरन उमैर ने इमरजेंसी वार्ड में इसे एडमिट करवाया। नैरो सर्जन अहमद हसन का नाम सुनकर फ़ौरन ही रोशी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। थोड़ी ही देर में अहमद हसन भी वहाँ पहुँच गया था। पीछे ही मायरा, ताहिरा और रोशन के बाबा भी थे। मामा, ईशा दौड़कर अपने मामू से लिपट गई। वो मामी उसके आगे कुछ बुला ही ना गया। उसकी हिचकी ही बंद गई। वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा ही कर सकी। अभी चंद लम्हे पहले ही रोशन को डॉक्टर शबीर बगैर कुछ बताए ऑपरेशन थिएटर ले गए थे। वो अहमद हसन के बहुत अच्छे और करीबी दोस्त थे। अहमद हसन ने ईशा को प्यार किया। बेटा परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। वो भी अंदर चले गए तो बाहर सब लोग खैर और सलामती की दुआएं मांगने लगे। रोशन की अम्मा भी साइम के साथ आ चुकी थीं। इनकी तो काटो तो लहू नहीं वाली हालत थी और इससे और तरह तरह के वसवसे थे जो इन्हें अंदर ही अंदर डस रहे थे। कहीं उसने गुस्से में आकर कुछ कर तो नहीं लिया, कुछ खा तो नहीं लिया। इनका कलेजा मुंह को आने लगा। चंद लम्हों में हंसते मुस्कुराते चेहरों पर वीरानी छा गई थी। ये तो शुक्र है कि वलीमे की तकरीब तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। लोग जाने क्या क्या कहते। अब तो उन्होंने मेहमानों से ये कह दिया था कि दुल्हन थक गई है, इसलिए घर भेज रहे हैं। सबके दिल अपने अपने अंदेशों में घिरे थे। कुछ देर बाद अहमद हसन ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर खैरियत की नवीद सुनाई तो इन सब की जान में जान आई। कुछ नहीं, अपेंडिक्स था, ऑपरेट कर दिया है। खुदा का शुक्र है बर वक्त पता चल गया था। उन्होंने सबको तसल्ली दी। खुदाया तेरा शुक्र है, सबके सब मुतमईन हो गए थे।
2 रोज़ अस्पताल रहने के बाद वो घर आ गई, बहुत ही कमज़ोर और जर्द सी। वो खुद भी बहुत नकाहत महसूस करने लगी थी। ज़रा सा उठती तो चक्कर आ जाता, कुछ भी तो न खाया जाता और वॉमिटिंग हो जाती। दोनों नंदों ने तो बाकायदा उसकी नज़र उतारी और 2 बकरों का सदका दिया, खैरात अलग की कि इनकी भाभी के हुस्न को किसी ने नज़र लगा दी। ताहिरा और मायरा हर वक्त उसका ख्याल रखती। ईशा और हनान साइम और उमैर के साथ मिलकर हर वक्त उसका जी बहलाने की कोशिश करते और अहमद हसन तो उसका इतना ख्याल रखता कि दवा तक अपने हाथ से पिलाता, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम का कहता। सभी मुतमईन हो गए थे, लेकिन एक आपा ही थी जिन्हें बेचैनी मुसलसल थी। वो मुसलसल गहरी नज़रों से रोशी के चेहरे पर कुछ टटोलती रहती थीं, जिसकी हर अदा से रोशी का दिल पिघलने लगता और वो उनसे नज़रें चुरा जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद हो रही थी, उसके चेहरे पर लाली लौटने लगी थी और वो कुछ कुछ भूल गई थी कि वो क्यों बीमार हुई थी। रोशी मेरी जान, अब तुम कैसी हो? एक दिन मायरा आपा उसे ईशा के साथ लूडो खेलता देखकर पूछने लगी। बिल्कुल ठीक आपा, उसने गोट से अपनी चाल चलते हुए जवाब दिया। खुदा हमेशा सलामत और तंदुरुस्त रखे। उन्होंने प्यार से दुआ दी। अब मेरा ख्याल है कि तुम कुछ कुछ घर की जिम्मेदारियां संभाल ही लोगी। वैसे तो घर में मुलाजिम भी हैं और बड़ी आपा भी हैं। जी आपा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो कुछ परेशान हो गई। वो इसलिए मेरी जान के अब हम चले जाएंगे। वो मुस्कुराई। कब? लूडो का दाना उसके हाथ से छूट गया। बस 2-4 रोज में टिकट कन्फर्म हो जाए तो। वो मोहब्बत से उसके हाथ थामकर समझाने लगी। देखो ना डेयर, जो आता है एक दिन उसने वापस भी जाना ही होता है। हमें आए हुए पूरा 1.5 माह गुजर गया है, अब हमें वापस जाना है। लेकिन आपा वो ये खबर सुनकर रो देने को थी। अरे यूं उदास नहीं होते, बहुत जल्द तुम हमारे पास आओगी। भाई मैंने कह दिया अहमद हसन से कि तुम्हारे मुकम्मल सेहत याब होते ही हनीमून पर निकले। कुछ दिन मेरे पास लंदन और कुछ दिन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया। ताहिरा ने अंदर दाखिल होते ही इनकी बात सुन ली थी, इसलिए मुदाखलत करके बात मुकम्मल कर दी। और क्या मामी, बहुत मज़ा आएगा, हम आपको खूब सैर करवाएंगे। यूरोप की उमैर ने चाय का कप उठाते हुए कहा। तो क्या सचमुच जा रहे हैं आप लोग? उसकी आंखें नम होने लगीं। हाँ भाई, ताहिरा ने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। पागल, परेशान क्यों होती हो? अहमद हसन है ना तुम्हारे पास, तुम्हें क्या फिक्र है भला? हमारे मामा साइम ने भी बहस में हिस्सा लिया। जिंदाबाद, वो तो मुकम्मल एक कंपनी है, किसी के लिए भी, और आपके लिए तो वो पूरी एक दुनिया साबित होंगे। आप ज़रा इनके अंदर तो झांके। चुप रहो शरीर, बहुत बोलते हो। ताहिरा ने एक चिप लगाई उसके। अम्मी, मैं जब सच बोलता हूँ तो आप मुझे मारती क्यों हैं? वो कुछ खफा हो गया था। अच्छा अब चुप करो, उन्होंने फिर डांटा। मामी, उदास तो हम भी बहुत हैं, मगर मजबूरी है, क्या करें? हनान ने मोहब्बत से उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। करना तुमने क्या है, कर तो हम रहे हैं बीबी। बहुत जल्द तुम दोनों को मुस्तकिल मामी के पास पाकिस्तान भेज देंगे। उमैर ने बहनों को छेड़ा। यहाँ इनके लिए 1-2 जगह रिश्ते की बात चल रही थी, फाइनल होते ही शादियाँ कर दी जाएंगी। यूरोप में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह इनका भी ये मसला बहुत संगीन और अहम हो गया था कि जितनी जल्द हो सके वो दोनों ब्याह कर पाकिस्तान सेट हो जाए। यूरोप के माहौल में बहनों बेटियों का जवान होकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाइयों और बापों की गैरत जोश मारने लगती है। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। वो दोनों शर्मा गईं और तुम मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी शादी के किस्से सुना करो। और क्या चाहिए? साइम फिर बोल पड़ा। चुप रहना तो इसके लिए महाल था। अगर मैंने रोशन मामी को ना देखा होता तो मैं ही शायद तुम दोनों में से एक को अपनी दुल्हन बना लेता, मगर अब तो। उसने एक सर्द आह भरी। देख ले खाला इस बदतमीज़ को। हनान चिढ़ गई। शादी करने में क्या बेशर्मी है? क्यों मामी? वो बहुत ढीठ था। छोटे हो तुम मुझसे। ईशा को भी गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, एक तो छोटा होना ही पड़ता है। तुम ना सही मैं सही, असल चीज़ तो दिलों का बराबर होना होता है। वो बहुत गहरी और खरी बात कह गया, जिस पर ताहिरा ने एक ज़ोरदार धप उसकी कमर पर रसीद कर दी। हाय अम्मी, वो चिल्लाया और साथ ही कमरे में सबके कह के गूंजने लगे। बस करो रोशी, अब बस करो, इतना नहीं रोते। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आज वापसी पर बारबेक्यू और आइसक्रीम और जो तुम्हें पसंद हो वो खाएंगे, ठीक? वो उसके आंसू बार बार टिश्यू पेपर से साफ करता जा रहा था और उसे बहला रहा था, मगर वो बार बार इनकार में सर हिलाती और आंसुओं में मजीद रवानी आ जाती। मुझे पता है तुम बहुत उदास हो रही हो, लेकिन इन्हें जाना तो था ना। दरअसल वो आज इन लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस आ रहे थे। लाउंज में कितनी ही देर तक वो सब बार बार उसे प्यार कर रहे थे। हनान और ईशा भी रो रही थीं। मामी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। जाते जाते भी वो मुड़ मुड़ कर कह रहे थे, मैं एक दिन इंतज़ार करूँगा मामी, आप जल्दी आइएगा। मामा के साथ साइम तो बहुत ही उदास हो रहा था। मेरे लिए अपनी जैसी लड़की ढूंढना ना भूलिएगा। जाते जाते वो पलट कर आया और उसके कान में सरगोशी की तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। शाबाश, वो भी मुस्कुराता हुआ चला गया। रोशन का अपना कोई भाई ना था और इन सब से मिलकर उसे लगा कि खुदा ने उसे बहनें भी दी हैं और 2 प्यार करने वाले भाई भी। अब इनके यूं जुदा होने पर वो रोती नहीं तो और क्या करती। आप मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देंगे?
उसने डरते डरते निगाह उठाकर उसे देखा। वाई नॉट, लेकिन जनाब आज नहीं, कल मैं खुद लेकर जाऊंगा। उसने गाड़ी इसी मखसूस चौक पर रोक दी जहाँ से रुककर वो हर रोज़ उसके लिए ढेरों मोतिया और बेले के गजरे ले जाया करता था। हॉर्न सुनकर एक लड़का भागकर करीब आ गया। डॉक्टर साहब, ये आपके फूल। उसने पहले से तैयार एक पैकेट उसे थमा दिया। शुक्रिया भाई, जीते रहो, खुदा तुम्हें भी ऐसी प्यारी दुल्हन दे। उसने हंसते हुए खुश दिली से उस लड़के को दुआ दी और पैसे दिए। डॉक्टर साहब, आपकी दुल्हन तो बहुत प्यारी है। उसने खिड़की से सर अंदर करके रोशन को देखा। जी जनाब, नज़र ना लगा देना। उसने उसके गाल पर हल्की सी एक चिप लगाई और गाड़ी बढ़ाने से पहले एक गहरी नज़र से रोशीन को देखा। प्लीज़ मुझे अम्मा की तरफ छोड़ाएं। वो उसकी गहरी नज़रों से घबरा गई। भाई आज नहीं, कल। आज क्यों नहीं? पहली बार वो किसी बात पर अहमद हसन के साथ यूं तकरार कर रही थी। आज तो हम अपने हाथों से अपनी दुल्हन को ये गजरे पहनाएंगे। बहुत दिन हो गए तुमने ये ना कभी गजरे पहने और ना। वो झुककर शरारत से उसे तकने लगा। वो मेरा दिल बहुत उदास है। उसके हाथ पैर फूलने लगे। तो ये उदासी हम दूर कर देंगे। रोशन, तुम मेरे दिल की आंगन में उतर के तो देखो, वहाँ किस कदर मेला लगा रहता है। हर तरफ तुम रहती हो। क्या तुम खुद से नहीं मिलोगी? उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत मध्यम करके अपने एक हाथ में उसका नाजुक हाथ थाम लिया तो उसकी रूह ही खींचने लगी। रोशी, मेरे दिल में जो रोशी रहती है ना, वो बहुत प्यारी है, तुमसे भी प्यारी। चलो आज तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दो। वो तुम्हें हंसता मुस्कुराना और जीना सिखा देगी, तुम्हारी तमाम उदासियाँ दूर कर देगी। उसने उसका हाथ हल्का सा दबाया तो उसको तो जैसे जान ही निकल गई। अहमद हसन, प्लीज़ मुझे अम्मा की तरफ ले चले, प्लीज़। वो बाकायदा मिन्नत करने लगी। अहमद हसन, ज़रा दोबारा पुकारो मेरा नाम। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और उसकी आंखों में झांकने लगा। अहमद हसन, प्लीज़। मजबूरन उसे दोबारा कहना पड़ा। अह, किस कदर खूबसूरत लगता है तुम्हारे लबों से ये नाम। शुक्र है तुमने इसे अपने होंठों पर सजाया तो। वो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। चलो तुम भी याद क्या करोगी, लेकिन सिर्फ कल शाम तक। कल मैं ले जाऊंगा। उसने गाड़ी को क्लिफ्टन की तरफ मोड़ लिया। हम तुम्हें दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। कैसेट प्लेयर ऑन करके वो खुद भी गुनगुनाने लगा। रोशिन को लग रहा था कि वो खामखा यंग मैन बनने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर से खुदसर अना का बुत फिर बाहर झांका और वो बाकी तमाम रास्ते खिड़की से बाहर ही तकती रही। रोशी, तुम लोग इस वक्त? अम्मा उसको देखकर परेशान ज़्यादा और खुश कम हुई। मेरी जान, मेरा बेटा आ गया। सिकंदर मिर्ज़ा ने आगे बढ़कर बेटी को सीने से लगा लिया। बाबा, वो उनके सीने में छुप गई। अहमद हसन उसका ये वाला खानापन देखकर मुस्कुराने लगा। आओ बेटा आओ। उन्होंने दूसरे बाजू में अहमद हसन को समेट लिया। खुदा तुम्हें खुश रखे। वो बहुत जिंदा दिल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। थोड़ी देर बाद ही वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो अम्मा घबरा गई। क्या तुम नहीं जाओगी अहमद हसन के साथ? नहीं पुप्पो, आइए आपके पास रहेंगी। कल मैं आकर ले जाऊंगा। अभी साथ चली जाती, कल फिर आ जाती तुम्हारे साथ। अम्मा बोले बिना ना रह सकी। कमाल करती हैं आप। आज अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रहने दें, ये भी इसका घर है। फौरन सिकंदर मिर्ज़ा ने बेटी की हमायत की। जी फूफा जान, आज वो कुछ उदास है। सब चले गए हैं ना, घर भी खाली हो गया है। अहमद हसन ने भी उसके रहने की तायीद की तो वो चुप हो गई। कुछ देर और बैठकर वो इनसे इजाज़त लेकर वापस चला गया। वो कमरे में जाते ही सो गई थी। वो उसके कमरे में आया भी मगर उसे सोता देखकर वापस चला गया। अगले रोज़ वो यूनिवर्सिटी चली गई। उसने राबिया और दरिया को फ़ोन करके वहीं आने का कह दिया था। डिपार्टमेंट में कदम रखते ही वो उससे मिल गया। बिल्कुल वैसा ही संजीदा और सोबर सा, वही चेहरा, बोलती दो आंखें, सफ़ेद रंगत, लंबा कद और सेंडोल जिस्म। कितना वजही था, जाने क्यों आज वो उसे बहुत अच्छा लगा। रमीज़ साहब कैसे हैं आप? जी रहे हैं। उसका लहजा टूटा हुआ था, कोई दुख बोल रहा था उसके अंदर। खैरियत? वो चौंकी। बस जब ज़िंदगी खो जाए तो उसे तलाश नहीं किया जा सकता, सिर्फ जिया ही जा सकता है। उसका फ़लसफ़ा आज भी उसकी समझ में ना आया। आपने अचानक ही शादी कर ली और बताया भी नहीं। वो उसे शादी की मुबारकबाद देने लगा। बस सब कुछ जल्दी में हुआ इसलिए। अब वो कुछ हिचकिचाने लगी। आप खुश तो हैं ना? अजीब सा सवाल था। वो उलझ गई। जी। अच्छा खुदा हाफिज़। वो सामने ही राबिया और दरिया को आते देखकर घबरा गई। मेरा कार्ड रख लें, कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे बहुत अच्छा दोस्त पाएंगी, बिल्कुल अपने करीब। वो एकदम बहुत उदास लगने लगा। जी बेहतर। वो कार्ड लेकर आगे बढ़ गई। ये तुम्हें कहाँ मिल गया और क्या कह रहा था? दोनों ने उस पर चढ़ाई कर दी। कुछ नहीं कह रहा था। तुम हर वक्त शक क्यों करती हो? वो खफा होने लगी। इसलिए कि ये बहुत गुन्ना है। शक्ल मोमना, करतूत काफरा। राबिया ने बाकायदा उसे कोसा। क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? उसने हमदर्दी की। खैर दफ़ा करो, आओ कैंटीन चले। अच्छा अब कहो कि कैसी हो तुम? सच सच बताना, अंदर का हाल सुनाना। दोनों ही उससे बहुत कुछ सुनने को बेताब थीं। बुलबुल को सियाद के हवाले करके हाल पूछती हो। उसने पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। बुरी बात है रोशी, अब तुम्हें सब कुछ भूलकर अहमद हसन को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। कबूल तो कर लिया मगर दिल से नहीं। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। वो वैसी ही ज़िद्दी थी। वजह
दोनों को शौक पहुंचा। भला वो मेरे साथ जचता है? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। वो शदीद गुस्से में ही थी। ज़रूरी नहीं जो हमारे साथ जचते हों वो हमें कुछ समझते भी हों। ऐसे खूबसूरत शौहर को क्या करना जो अपनी बीवी से मोहब्बत में भी सच्चा ना हो, जो बीवी की इज्जत करता हो और ना उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ देता हो। ऐसे बहुत कम होते हैं। वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। बहुत ज़्यादा होते हैं और खूबसूरत मर्द तो ज़्यादा ही हरजाई होते हैं, जैसे ये अपना रमीज़। किस कदर बुद्धू नज़र आता है, मगर सुनो तो हैरान रह जाओ। क्या हुआ? वो दिलचस्पी से सुनने लगी। पता है, मासूम शादीशुदा हैं, बेहद खूबसूरत बीवी है, मगर फिर भी इधर उधर मुंह मारी से बाज नहीं आते। व्हाट नॉनसेंस, इम्पॉसिबल। वो तकरीबन चीखी। दिस इज़ पॉसिबल जनाब, ये बिल्कुल सच है। छोड़ो इस मौजू को, चाहे आ गई तो इन लोगों ने मौजू बदल दिया। कितनी देर इधर उधर की बातें करती रहीं। रोशन बार बार अपनी नंदों और उनके बच्चों की मोहब्बतों का जिक्र करती रही और अहमद हसन के नाम पर हर बार बात बदल जाती। बस उसकी एक ही रट थी, वो मुझे हासिल कर चुका है, पा ना सकेगा। पालेगा रोशी, पालेगा। जिस रोज़ तो उसकी मोहब्बत के हिसार में आ गई, सब भूल जाएगी, बेखुद होकर अपना आप उसके हवाले भी कर देगी, सर झुक भी जाएगा। नेवर। वो पुरयकीन थी। शर्त लगा रही हो? ठीक है, उसने पूरे 5,000 की शर्त लगा दी। मर्द की मोहब्बत तो खुशबू होती है खुद सर, और ज़िद्दी को खुद ब खुद दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, बल्कि उसकी अंदर तहलील हो जाती है। एक बार छूकर गुजर जाए तो औरत को खुशबू बना दे। मर्द की कुर्बत से बचना औरत के लिए मुहाल भी है और नामुमकिन भी। मैं खुशबू का रास्ता रोक सकती हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। इनकी बहस बहुत देर तक चली। फिर वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी का आइंदा प्रोग्राम बनाने लगीं। राबिया को तो सर्विस मिल गई थी, इसलिए वो 2 बरस तक शादी का कोई इरादा न रखती थी। अलबत्ता दरिया की शादी कुछ ही अरसे में इनके सरबख्तियार से होने वाली थी। सरबख्तियार ने ना जाने कब दरिया को पसंद कर लिया और अब रिश्ता भेजकर मंगनी भी करवा ली थी। पूरे 4 घंटे की मुलाकात के बाद वो तीनों आइंदा मुलाकात का प्रोग्राम सेट करके बिछड़ गईं। वापसी पर रोशन बहुत फ्रेश थी। आज तुम ज़रा तैयार रहना, बहुत अच्छा सा लिबास पहन लेना, उस रोज़ शाम की चाय पीते हुए अहमद हसन ने उसे कहा। तो वो कुछ हैरान सी हो गई। क्यों? क्या कहीं जाना है? हाँ, मेरी एक स्टूडेंट की मंगनी हो रही है, आप चले जाइएगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है, तुम बिल्कुल और तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा। बस एक ऑपरेशन है, वो करते ही घर आऊँगा। आज पहली बार उसने ज़रा सख्त लहजे में रोशन को मुखातिब किया था, वरना तो उसने कभी उसे इस तरह ना बुलाया था। हमेशा बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आता था। जवाबन वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। उसके जाने के बाद अपने कमरे में आकर वो देर तक बैठी सोचती रही कि आखिर ये शख्स किस मट्टी से बना है। मेरी कोई जुदाई को समझता है ना बेएतनाई को। फिर अब तो पिछले 1 महीने से वो खुद भी बहुत कम उसके नज़दीक आ रहा था। रात को देर तक वो अपने स्टडी रूम में मुताला करता रहता और जाने रात के किस पहर आकर बैठ के एक साइड पर लेट जाता। सोते में अक्सर वो उसका हाथ उठाकर अपने सीने पर रख लेता और गिरफ्त इतनी मजबूत होती कि वो चाहते हुए अपना हाथ ना छुड़ा सकती। बस उसके दिल की धक धक पर उसका हाथ थरकता रहता। वो धक धक क्या कहती उसने कभी सुनने की कोशिश न की और ना ही गौर किया। शाम को जाने का ख्याल आते ही वो उठकर अपनी वार्डरोब खोलकर देखने लगी। हैं, ये सूट कहाँ से आया? मैंने तो नहीं खरीदा। वो डार्क ब्राउन और ग्रीन कंट्रास्ट में बना क्रोशिया का बड़ा खूबसूरत सूट देखकर हैरान रह गई। इतना ज़बरदस्त, मगर कौन लाया? वो खुशी के साथ साथ शशदर भी थी। नीचे खूबसूरत कार्ड पर लिखा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो ये तुम हो अहमद हसन? वो गुमसुम सी कार्ड और सूट को कितनी ही देर तकती रही। वो अक्सर उसे ऐसे ही सरप्राइज़ दिया करता था। नहीं पहनूंगी ये मैं, हरगिज़ नहीं। उसने उठाकर सूट दूर फेंक दिया और फिर से वार्डरोब को उलटने पलटने लगी। उसकी वार्डरोब एक से एक लिबास से भरी हुई थी, मगर उसे कोई और लिबास अच्छा न लगा। कुछ देर बाद वो उसी लिबास को हाथ में लिए बैठी कुछ सोच रही थी। बहुत रोज़ के बाद आज वो एहतमाम से तैयार हो रही थी और जब वो मुकम्मल तैयार होकर अपने बालों से ब्रश फेर रही थी वो आ गया। खुदाया खैर, आज कई दिनों बाद उसे इस कदर तैयार देखकर वो वहीं ठटक गया और फिर उसके करीब आ गया और आंखों में झांकने लगा। इस कदर एहतमाम किया तुमने, और एक चीज़ तो लगाना ही भूल गई। क्या? वो परेशान होकर पूछने लगी। इन सुबह शाम के मिलाप वाली आईना आंखों में मेरा अक्स। वो उसका चेहरा हाथों में लेकर दिल में उतरता जा रहा था। उसकी गर्म सांसें उसके रुखसारों से टकरा रही थीं और एक होशरुबा खुशबू ने उसके गिर्द एक हिसार खींचना शुरू कर दिया था। वो कुछ कुछ मसूर होने लगी। जाने कैसे उसके हाथ अहमद हसन के कंधों पर टिक गए, जिन्हें थामकर अहमद हसन ने पहली बार अपने और करीब कर लिया। थैंक यू रोशी। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। तुम्हारे इतने से इल्तफात ने मेरा दामन गुलाबों से भर दिया है। तुम नहीं जान सकती मैं कितना खुश हो गया हूँ। उसने देखा इस 6 फुट के मजबूत मर्द के जिस्म में खफीफ सी लर्जिश और आंखों में नमी थी। थैंक यू। वो नज़रें चुराता बाथरूम में चला गया और वो अपने हाथों पर सरसराती खुशबू को देखने लगी जो बाकायदा खिलखिला रही थी।
पार्टी में अच्छा खासा हजूम था जो उसके गिर्द इकट्ठा हो गया। अहमद हसन के कुलीग, लेडी डॉक्टर्स, नर्सें, उसकी स्टूडेंट सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सर, आपने इसलिए इन्हें छुपा कर रखा हुआ था, एक बहुत खूबसूरत सी लड़की ने अहमद हसन को छेड़ा। जाहिर है भाई, तुम सब मिलकर नज़र लगा दोगी इन्हें। वो मुस्कुराया। नज़र तो सर आज भी लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? एक नौजवान डॉक्टर की रगे शरारत फड़की। जी, आज हम घर से ही नज़र उतार कर आए हैं। उसने गहरी ज़ूमैनी नज़रों से रोशी को देखा तो उसने जल्दी से नज़रें झुका लीं। आपको पता है मिसेस अहमद हसन, ये आपकी किस कदर तारीफ़ें करते हैं। भाई मैं तो जेलिस ही हो जाती हूँ। उसकी कुलीग फरजाना रहीम ने रोशी को बताया। सच, आप बहुत लकी हैं मैडम। सर वाकई एक आइडियल इंसान है। एक और स्टूडेंट ने आगे बढ़कर कहा। अल्लाह तुम्हें भी सर की तरह पार्टनर दे। दूसरी ने पहली को छेड़ा। आमीन सुम आमीन। खुदा मुझे ही नहीं हर लड़की को सर अहमद हसन जैसा शौहर नसीब करे। तभी तो आजकल क्लास का हर लड़का सर अहमद हसन की कॉपी करता नजर आता है। डॉक्टर फरजाना ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा जो सामने खड़ा था। उसके खड़े होने का, मुस्कुराने का अंदाज और हेयर स्टाइल, हत्ता कि मूछें भी अहमद हसन की कॉपी नज़र आ रही थीं। जी, वो बस क्या करें, लड़कियां जो अब सर जैसा आइडियल बनाने लगी हैं। वो कुछ शर्मिंदा हुआ। हमें तो बाज़ औक़ात सर से जलसी होने लगती है। दूसरा भी बोला। ओ यंग मैन, मैं ये तो तुमने आज बताया। अहमद हसन ने खुलकर हंसते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ मारा। वह हैरान खड़ी सबको दिख रही थी कि ये सब अहमद हसन के साथ किस कदर बेतकल्लुफ़ हैं। दरअसल मैडम, सर बहुत जोली हैं और बहुत फ्रेंडली भी। पहले वाली लड़की ने फ़ौरन उसकी हैरानी दूर करने की कोशिश की। फिर तमाम वक्त लड़कियां, लड़के और डॉक्टर्स अहमद हसन की ही तारीफ़ें करते रहे कि वो बहुत लाइक सर्जन है, बहुत नेक और रहमदिल इंसान है, बहुत मिलनसार और बेलौस दोस्त है। वो मुश्किल से मुश्किल केस को हैंडल कर लेता है, हर ऑपरेशन को कामयाब कर लेता था। खुदा ने उसके हाथ में शिफा भी बहुत रखी थी, तभी तो बहुत कम अरसे में पूरे मुल्क में और अब तो इंटरनेशनल सतह पर भी उसे बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अहमद हसन की जिस स्टूडेंट की मंगनी थी वो बेहद हसीन लड़की थी और उसका मंगेतर बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत का मालिक था। रोशी को उसकी जोड़ी अच्छी ना लगी थी। वो वापसी पर चुप चुप थी। पता है ये इन दोनों की पसंद की शादी होगी। अहमद हसन ने उसके दिल की बात भांप कर बताया। लड़के की पसंद नहीं, दोनों की पसंद। और मज़े की बात है लड़की ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिमाग ख़राब होगा। उसे लड़की की जहनी हालत पर शुबा हुआ। मोहब्बत इंसान का दिमाग ख़राब कर ही देती है, जैसे कि मेरा। उसने फिर एक हाथ में उसका हाथ थाम लिया। चलो आज तुम्हें शॉपिंग करवाऊँ। बहुत खुशगवार मूड में उसने गाड़ी का रुख अवामी मरकज़ की तरफ मोड़ दिया। वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें रोशन को ख़रीद कर दी और ज्वेलर्स के यहाँ से एक निहायत कीमती और नाजुक सी डायमंड रिंग थी। ये रहने दे, मेरे पास पहले भी है। उसने इनकार करना चाहा। नहीं, ये तो ज़रूरी था। वो मुस्कुराया। भला क्यों, किस लिए? ये तोहफ़ा है तुम्हारे दिए हुए उस लम्हे के नाम जिसने आज मुझे वाकई अहमद हसन बना दिया। उसने उसके गुदाज लम्हे का जिक्र किया तो वो जाने क्यों लजा गई। वापसी पर आते ही अहमद हसन ने उसे कंधों से थाम कर अपने सामने बिठा लिया और बेले और मोतिये के गजरे उसे पहना दिए। आज तुम इस खुशबू की कैद में हो जो औरत का सिंगार और उसकी पहचान होती है। अब कभी भी तुम इससे आज़ाद ना हो पाओगी। फिर उस रात जाने क्या हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसका मुंतज़िर था जिसने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। उसके तमाम आसाब, सोचने समझने की सलाहियत, कहने और रोने धोने का अमल, सब कुछ गुम, सब साकित रह गया। बस एक बीता लम्हा था जो फैल कर एक सदी बन गया। खुशबू का बस एक ही झोंका था जो हवा के साथ पूरी फ़ज़ा में फैल चुका था। वो तो बस सजदा रेस सी रह गई थी। एक लम्हे में तन के सूखी डाली पर मन में फूल ही फूल खिल गए। उसकी आंखों, होंठों में फूल ही फूल थे, खुशबू ही खुशबू। वो खुद कच्ची मिट्टी की तरह भीगी महक रही थी। हर चीज़ की वीरानी दूर हो गई थी। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं। सुबह जब वो बेदार हुई थी तो कमरे में एक नई चमकीली रोशनी थी। आज वो देर तक सोती रही थी। आपा ने कमरे में आकर खिड़कियां खोलीं तो धूप ने उसके अंदर एक हरारत सी भर दी। क्या वक्त हो गया है आपा? वो हड़बड़ाकर बैठ गई। 10 बजे हैं बिटिया। वो उसे देखकर आज और ही अंदाज में मुस्कुरा रही थी। नाश्ता इधर ही ले आऊं? डॉक्टर बेटा तो चले गए हैं, ऑपरेशन करना था कोई ज़रूरी। वो उसे इत्तला दे रही थी। अब आप नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय बना लाए। वो उनकी गहरी नज़रों से घबरा रही थी जो उसके जिस्म के आर पार हुए जा रही थी। ये सब क्या है? उसने अपने इर्द गिर्द मोतियों और बेले की फूल बिखरे देखे तो झुंझला उठी। तकिया पटक कर दीवार से दे मारा। नामुमकिन। क्या नामुमकिन? भला खुशबू का रास्ता रोक सका है कोई? उसके अंदर फैली टीसों को हरारत बख्शती खुशबू खिलखिलाकर हंसी। ये मैं हूँ मोहब्बत, जिसके बगैर औरत का वजूद ही बेकार है। ये मोहब्बत अगर ना हो तो औरत औरत ना कहलाए, ना उसका वजूद कायनात को रंग बख्शने वाला हो। वो खुशबू बड़ी खुदसर हो रही थी। कभी आंखों से झांकने लगती, कभी होठों पर महकती, कभी बदन के किसी झरोके में झांकती। क्या बकवास है। वो बेबसी से रो दी।
ये मैं हूँ रोशन, तुम्हें दुल्हन से सुहागन बनाने वाली। वो होंठों से बोली, नहीं, हाँ अब तुम सुहागन हो, अहमद हसन की सुहागन। और मैं अहमद हसन की खुशबू, उसका अक्स हूँ जो अब तुम्हारी रूह का हिस्सा है। मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, झुकूंगी नहीं। वो चीखी, उसे झुकना नहीं कहते रोशी बेगम, ये तो मुकाम सर बुलंदी है, एक फ़ख्र, एक इज़्ज़त का मुकाम। और तुम्हारा ये जिस्म तो ख़त्म हो सकता है, क्या तुम अपनी रूह को ख़त्म कर लोगी? अब वो खुशबू उसके सीने से एक खिड़की खोलकर बोल रही थी, जहाँ धक धक करता दिल अपनी धड़कन भी भूल चुका था और शायद किसी का नाम ले रहा था। किसका? वो चौंकी, अहमद हसन। मुझे अहमद हसन से नफरत है। वो धाड़ी नहीं, वो आम सा नापसंदगी का जज्बा था जो बहुत कमज़ोर था, जिसे तुमने खुद पर तारी कर लिया था। नफरत नहीं थी वो, मोहब्बत के एक ही रेले ने वो गुबार बहा दिया। अब देखो, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। खुशबू ने उसकी सांसों का रास्ता अख्तियार कर लिया था। मैं कभी अहमद हसन से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना कभी करूँगी, ना मुमकिन। उसने ज्यादती की है मेरे साथ। ज्यादती? शर्म करो रोशन, किसी से कहना देना, भला जो मालिक हो, खुद मुख्तार और बा अख्तियार हो, वो जिस तरह चाहे अपना हक ले। और तुमने तो खुद अहमद हसन से मोहब्बत का इजहार कर लिया है, इकरार कर लिया है। वो खुशबू फिर हंस रही थी। वो हकला गई। हाँ हाँ, वही बेखुदी तो मोहब्बत थी। मैं नहीं मानती। मानोगी? ज़रा ठहरो तो सही। हरगिज़ नहीं। वो भला कब मानती? गुस्से में उठी, एक पर्चा उठाया और अहमद हसन को वो सब लिख डाला जो वो कभी कहना पाई थी। वो सारे बुरे जज्बात, वो नापसंदगी जो उसके अंदर दबी हुई थी। और आखिर में ये भी लिख दिया कि वो कभी उसके साथ नहीं रहना चाहती। ज़बरदस्ती के रिश्तों का क्या फ़ायदा? मुझे इस कैद से निजात चाहिए। पर्चा अहमद हसन के स्टडी रूम में उसकी राइटिंग टेबल पर रखा और गुस्से भरी एक निगाह पूरे घर पर डाली। एक बैग में 2 जोड़े रखे और घर से निकल गई। दहलीज पर कोई उसके कदमों से लिपट गया। मत जाओ रोशी, अपना आधा हिस्सा यहाँ छोड़कर और आधा वहाँ ले जाकर आधे धड़ से जी पाओगी। वही ढीठ खुशबू उसके कदम थामे मिन्नत कर रही थी। रास्ता छोड़ दो मेरा, मेरे पास मेरा मुकम्मल वजूद है। उसने धुतकार को उसे परे किया। पछताओगी तुम और लौट कर आओगी। वो फिर भाग कर लिपटी। मैं कभी नहीं आऊंगी, तुम हटो। सुनो, इस खुशबू ने पीछे से पुकारा, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरा एक हिस्सा तो तुम्हें यहाँ हाँ हाँ पुकारेगा। जल्दी आ जाना, अना और खुदसरी की सब दीवारें तोड़कर। और सुनो, अगर तुम ना आई तो मैं मर जाऊंगी। औरत से औरतपन का एहसास खाली हो जाएगा। वो रो पड़ी। उसने हकारत से एक नज़र उस पर डाली और आपा को ज़बरदस्ती साथ लेकर चली गई। वो रात की पहली खुशबू, चांद की पहली किरण, कच्ची मट्टी पर पड़ी पहली बूंद, दीवारों से लिपट लिपट कर रोने लगी। वो खुद से लड़की घर पहुंची तो बेगम सिकंदर मिर्ज़ा पर तो क़यामत ही गुजर गई। वो बाकायदा रोने और उसे पीटने लगी। आपा को अलग बुरा कहती रहीं। उसे लाख तरह से समझाया। शाम को बाबा घर आए तो वो भी ये सुनकर पत्थर के हो गए। वो तो बस चुप थे। उन्होंने ना रोशी को कुछ कहा और ना अपनी बेगम को। उनके घर में तो क़यामत आ चुकी थी। अम्मा ने बाकायदा उसका बायकाट कर दिया, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उसे अपनी अम्मा के यहाँ आए 1 हफ्ता गुजर चुका था और इस 1 हफ्ते में कोई भी बंदा ऐसा ना था जिसने उसे समझाया ना हो। राबिया और दरिया मुसलसल उसके पास आकर समझा चुकी थीं। अम्मा उठते बैठते समझाती, रो रो कर वास्ते देती। बाबा अलग बात करना छोड़ चुके थे। आपा हर लम्हे कुरान और हदीस के हवाले से बताती कि वो गलत कर रही है, मगर उसके तो सोचने समझने के सब रास्ते बंद हो चुके थे। सोच और एहसास से आरी बस वो चुप रहती। न उसे अपने फैसले पर मलाल था और ना ही वो खुश थी। हैरत की बात तो ये थी कि इस 1 हफ्ते में अहमद हसन का एक भी फ़ोन ना आया था। ना वो खुद आया और ना उसने किसी से बात की। अम्मा ने उसे कहा भी कि वो वही आकर रोशी को समझा ले, तो उसने बस इतना कहा, फूफो उसने इंतहा का रास्ता अख्तियार किया है, यह बंद गली का रास्ता है, वो खुद लौट आएगी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। आखिर उन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। रोशी, रोशी, किसी ने सरगोशी से उसे पुकारा। हाँ हाँ, वो चौंक कर उठी। कौन? उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मैं हूँ, तुम्हारा आधा हिस्सा, तुम्हारी बिछड़ी हुई खुशबू। खिड़की से झांकती बेले की कलियां रो रही थीं। वो दोबारा आंखें बंद करके लेट गई। उठो ना, किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। दोबारा आंखें खोलकर देखा तो इस बार उसके अंदर से किसी ने सर उठा लिया था। क्यों? किस लिए? इसकी अना तनक गई। अपने घर चलो, प्यार से जवाब दिया गया। मेरा बस यही घर है। नहीं, तुम्हारा घर वो है, ये तो आरजी ठिकाना है। औरत ठिकानों पर नहीं, घर में अच्छी लगती है। वहाँ कौन है मेरा? वो जिद छोड़कर बैठ गई। तुम्हारा आधा हिस्सा, तुम्हारी शिनाख्त, तुम्हारे होने का सबूत। वो उसके होंठों पर सरसराने लगी। मुझे नहीं जाना। जिद अपनी जगह थी। चलो उठो। इसरार उसे खींचकर बाहर ले आया। बाहर लॉन में दीवारों से लगी रात की रानी बेला, मोतिया और गुलाब, हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। वो घबरा कर पलटने लगी। रुको तो, चांद की रूह पहली किरणों ने अपनी बाहें फैला दी। देखो जरा, आसमान पर जो चांद है, क्या वो हमारे बगैर चांद लगेगा? उसकी अपनी रोशनी तो नहीं है, अगर हम ना हो तो।
मैं क्या करूं? वो उलझी। इतनी नासमझ ना बनो। समझो क्या फूल बिना खुशबू, चांद बिना चांदनी और बीवी बिना शौहर के सजती है? मुझे नहीं पता। वो रो देने को थी। वो चांदनी की बाहों से निकली और कमरे में भाग गई। नहीं पता तो आईना देख लेना। पीछे से किरणें हंसी। मैं पागल हो गई हूँ। मुझे हर चीज बातें करती क्यों लगती है? वो अपनी हालत पर परेशान होकर रोने लगी। दोबारा बिस्तर पर आकर लेटी तो सोना मुहाल हो गया। रात के पिछले पहर एक लम्हे को उसकी आंख लगी तो फिर किसी ने चुटकी भर कर जगा दिया। अब कौन है? वो डर गई। दबी दबी सी हंसी के साथ किसी ने उसके हाथों की पुश्त को गुदगुदाना शुरू कर दिया। उफ तुम! उसकी जान ही निकल गई। वही एक लम्हा जब वो अहमद हसन की असीर हो गई थी। तुम्हें खत्म कर दूंगी, फसाद की जड़। वो उसे मारने को लपकी। तुम मुझे नहीं मार सकती। वो हंसता हुआ उसके अंदर दाखिल हो गया और खून के साथ शामिल होकर रग रग में फैल गया। मैं क्या करूं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो सर पकड़कर बैठ गई। आज वाकई उसके सर में शदीद दर्द की टिसें उठ रही थीं। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। रात होती तो कभी खुशबू से सताती तो कभी चांदनी। कभी वो शरीर लम्हा उसकी नस नस में चुटकियां लेता। आंखें बंद करती तो अहमद हसन का मुस्कुराता चेहरा पलकों तले आन बसता। उसका तो सोना जागना खाना पीना सब हराम हो गया था। वो बहुत परेशान थी। बेगम साहिबा, रोशन बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बाथरूम में गिर गई थी। मैं इन्हें बिस्तर पर लिटाकर आई हूँ। सफाई करने वाली मासी ने हाँफते हुए आकर बताया तो अखबार पढ़ते सिकंदर मिर्ज़ा और चाय पीती बेगम मिर्ज़ा दोनों की जान निकल गई। या अल्लाह खैर। किचन में काम करती आपा भी तड़प कर बाहर निकली और वो तीनों भागकर उसके कमरे में पहुंचे जहाँ वो जर्द बड़ी तेज से सांसें ले रही थी। रोशी! बेगम मिर्ज़ा के आंसू बहने लगे। वो फौरन डॉक्टर को फ़ोन करें। डॉक्टर को फ़ोन करने के बजाय इसे ही ले चलते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाजुओं पर यूं उठा लिया जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। गाड़ी में डाला और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ड्राइवर पीछे भी भागा मगर इस वक्त वो खुद ड्राइव करना मुनासिब समझ रहे थे। आपा ने फौरन ही अहमद हसन को फ़ोन कर दिया। बेटा रोशन बिटिया को जाने क्या हो गया है, वो रो रही थी। कुछ ही देर के बाद वो खुद ऑपरेशन थिएटर में था और वो स्ट्रेचर पर लेटी बिल्कुल एक ढांचा लग रही थी। 2 ही महीनों की जुदाई ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया रोशन, मगर तुम जैसी खुद सर और अनापरस्त औरत कुछ नहीं समझती। उसने एक लम्हे को सोचा उसे वहीं छोड़कर चला जाए, मगर उसकी ज़िंदगी को खतरा था। वो जो उसकी ज़िंदगी थी भला वो उसको कैसे ख़त्म कर देता? अपने ही हाथों। लिहाजा अपनी तमाम तर कोशिशों से उसे बचा लिया। उसे 2 रोज़ के बाद होश आया था। उसने सर उठाकर देखना चाहा तो गर्दन भी ना हिला सकी। हाय! खुद ब खुद उसके होंठों से निकल गई। कोई लपक कर आया और उस पर झुक गया। कौन? वो बौखला गई। वही मखसूस खुशबू जिसके हसार से वो आज तक न निकल सकी थी। अहमद हसन को देखकर उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम जिसने तुम्हारी ज़िंदगी अजेरन कर रखी है, जिसकी वजह से तुम बार बार मरने की कोशिश करती हो और मैं बार बार तुम्हें बचा लेता हूँ। आज उसके टूटे लहजे में सिर्फ गुस्सा था, बाकी कुछ ना था। उसका दिल घबराने लगा। आपा! उसने आपा को पुकारा। वो नमाज नवाफिल पढ़ रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी की सलामती के लिए। उसने स्पाट लहजे में कहा। सुनो रोशी, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि अब तुम दोबारा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश ना करना, क्योंकि अब तुम्हारे वजूद में कोई और भी सांस ले रहा है। वो जो तुम्हें तो शायद मुसीबत या अजाब लगे, मगर वो मेरी ज़िंदगी का सबब होगा। रही बात तुम्हारी आज़ादी की, तो मुझे अफसोस है कि अब तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये शरई हद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत का पाबंद हूँ। मेरी अमानत मुझे लौटाकर तुम जिस तरह चाहे, जिसके साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारना। और सुनो, ज़िंदगी कोई सस्ती या फजूल चीज़ नहीं जिसे तुम बार बार मौत के हवाले करना चाहती हो। अपनी दुनिया तो ख़राब कर चुकी हो, आखिरत तो ख़राब ना करो। आज वो उस पर इस कदर तीखे अल्फाज बरसा गया था, पहली बार ऐसा बेदर्द और अजनबी बनकर। वो अपने कमज़ोर से वजूद के साथ कमज़ोर सी लड़की बनकर रह गई थी। क्या क्या किया है ये? इसने क्या कहा? मेरे अंदर भी कोई है? इस खबर के साथ ही उसे लगा था जैसे वाकई कोई उसके अंदर सांसें ले रहा था। एक अनजानी सी खुशी खुद ब खुद उसके अंदर सरायत करती जा रही थी। इस बार भी सब घर वालों से उसने जाने क्या बहाना तराशा था कि किसी ने भी उसे कोई लानत मलामत ना की थी, बल्कि सब बहुत खुश थे उसकी ज़िंदगी बचने के साथ एक और ज़िंदगी मिल जाने पर। बेटा अहमद हसन, अब तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ। तुम इसका बेहतर ख्याल रखोगे। आपा को भी ले जाओ, क्योंकि अब हम दोनों उम्रे पे जा रहे हैं। मैंने रोशी की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगी थी कि खुदा उसे सलामत रखे, तो फ़ौरन हम दोनों उम्रे पे जाएंगे सजदाए शुक्र अदा करने। बेगम सिकंदर ने उसकी सेहत याब होते ही उम्रे की टिकटें भी कन्फर्म करवा ली थीं। जी वो उलझ सा गया। रोशन ने कुछ ना कहा। उसकी तो निगाहें झुकी हुई थीं। बेगम सिकंदर ने जिद करके उसे ज़बरदस्ती अहमद हसन के साथ भेज दिया। आपा इसके वापस आने पर बहुत खुश थीं। बेगम और सिकंदर मिर्ज़ा दोनों उम्रे पर जा चुके थे। उसे भी वापस घर आए कई रोज़ हो गए थे।
हर रात कमरे की दीवारों से खुशबू उठती, हंसती खेलती और उसके अंदर समा जाती। उसे गुदगुदाती, मैंने कहा था ना कि तुम लौट आओगी। अलबत्ता एक साया सा खिड़की से लगा उदासी से उसे तकता रहता। मैं तुम्हारा आधा हिस्सा हूँ, मुझे मेरे दूसरे हिस्से से मिलवा दो। वो हर रोज़ मिन्नत करता, मगर वो टूट जाने के बावजूद झुकना ना चाहती थी। अहमद हसन और उसके बीच आज भी खामोशी की दीवार कायम थी। बस वो उसका इतना ख्याल रखता था कि वक्त पर उसे दवा खिलाता और अच्छी खुराक लेने का कहता। दूसरी कोई बात ना करता। अब तो उसने स्टडी में ही अपना बेड लगा लिया था, और जब से ऐसा हुआ था उसका चैनो करार लुट गया था। उसकी रातें करवटें बदलते, आंसू बहाते गुजरती। उसका जी चाहता कि वो अहमद हसन को झंझोड़ दे और कहे, अब क्यों मुझसे प्यारी प्यारी बातें नहीं करते। पर वो भी चुप थी, और दूसरी जानिब अहमद हसन भी। बस अब तीसरा वजूद था जो उनके दरमियान बोलता नहीं, सिर्फ सांस लेता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसे अपना आप अच्छा लगने लगा था। रात का 1 बज रहा था जब वो अपने बिस्तर से उठी और उसने किचन में जाकर खुद चाय बना ली और अहमद हसन के पास स्टडी में ले गई। जाने क्यों और क्या सोचकर वो उसे देखकर हैरान जरूर हुआ, मगर बेताब नहीं, जिस पर वो चुपचाप लौट आई। और वापस आकर उसने वुजू किया और जाय नमाज बिछाकर नफल पढ़ने लगी। वह पाबंद नमाज ना थी, कभी कभार ही पढ़ा करती थी, और वो भी बस वाजिबी और आम सी नमाज। मगर आज तो उसे लगा जैसे वो वाकई किसी से मुखातिब हो, किसी ऐसी हस्ती से जो बहुत करीब होकर उसकी बात सुन भी रहा हो और जवाब भी दे रहा हो। उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। बहुत देर तक नफल अदा करने के बाद वो बिस्तर पर आकर लेटी तो उसे बहुत गहरी और मीठी नींद आ गई। फिर वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो गई, कुरान पाक पढ़ने लगी, अहादीस की कुतब का मुताला शुरू कर दिया। अहमद हसन की लाइब्रेरी फुका और अहादीस की कुतब से भरी पड़ी थी। उसने अहमद हसन को बाकायदगी से नमाज पढ़ते और इन कुतब का मुताला करते देखा, और ये मुताला करना शुरू किया था। अब उसका वक्त भी खुशी से कटता था। उसके अंदर भी बहुत सी रूहानी तब्दीलियाँ आ रही थीं। अब वो अहमद हसन के करीब हो रही थी। उसके तमाम काम करती वो उसे अच्छा भी लगने लगा था। वो वाकई बहुत पुरकशिश था, लेकिन उसने पहले कभी गौर ना किया था। वो जितना उसके करीब होती वो दूर हो जाता, और जिस कदर उसके अंदर अहमद हसन के कुर्ब की तलब बढ़ती वो उसे फ़राक से दो चार कर देता। वक्त इसी कैफियत में गुजर रहा था। एक दिन जाने क्या हुआ, उसने वही ब्राउन और ग्रीन कुरेशिया का सूट निकाला। उसे पहनकर वो इसी एहतमाम से तैयार हुई और अहमद हसन का इंतज़ार करने लगी। वो अस्पताल से लौटा तो उसे देखकर हैरान रह गया, मगर वही बेरुखी वाला अंदाज अपनाया और सलाम करके अंदर स्टडी में जाने लगा। चाय नहीं पियेंगे? उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया, जिस पर उसने झटक कर उसे देखा। बैठ जाएं। उसने चाय बनाकर प्याली उसे थमा दी। शुक्रिया, चाय अच्छी थी। वो प्याली ख़त्म करके फिर जाने को उठा। अहमद, मुझे ज़रा शॉपिंग पर ले चले, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। अहमद, ये मोहब्बत, ये वाला हानापन। वो शशिदर था। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं थका हुआ हूँ, वो बेरुखी से कहता अंदर चला गया। इतरा रहे हैं। शैतान ने फिर से सर उठाया। खबरदार, अब मैं किसी के बहकाने में नहीं आऊँगी। उसने सख्ती से खुद को डांटा कि फिर उसके अंदर किसी मनफी जज्बे ने सर ना उठाया। मैं मना लेती हूँ, आखिर मैंने इतना सताया है, अब इनका भी तो हक है कि वो बदला ले। क्या आपकी तबीयत ख़राब है? वो उसके पीछे ही आ गई। तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? उसकी सुर्ख होती आंखों में एक तंज था, मगर वो मुस्कुरा दी। जब से मैंने खुद को बदला और आपको समझा है। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर आज खुद उसकी आंखों में झांक रही थी। तुम्हें किसने बदल दिया? किसने उतार दिया तुम पर से झूठी अना और तकब्बुर का होल्ड? वो कुछ हैरान भी था। उसने, जिसने हर भटके शख्स को रास्ता दिखाया, उसने जो समंदर बराबर गुनाहों की बख्शिश भी पल भर में कर देता है। अच्छा, यकीन नहीं आता। क्यों? क्या वो खुद नहीं कहता कि मैं जिसे चाहूँ हदायत दूँ और जिसे चाहूँ भटका दूँ? उसका शुक्र है कि उसने मुझे हदायत दे दी। वो जिस तरह आज बोल रही थी पहले कभी ना बोली थी। गुलाब बरसाते अल्फाज, नरम लहजा और झुकी हुई गर्दन वाली वो रोशी बहुत मुख्तलिफ थी पहले वाली रोशी से। लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। मैं तुम्हें जल्द आज़ाद कर दूंगा। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नहीं अहमद हसन, खुदा के वास्ते। वो तड़प कर आगे बढ़ी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। वो मेरी भूल थी, खता थी मेरी। इस वक्त मैं भटकी हुई थी। वो उसके हाथ थाम कर रो दी। मगर मैं तुम्हारा आइडियल नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। आप ही तो आइडियल थे मेरे, मगर मुझे इसका शऊर न था। आप जैसे ही मर्द आइडियल हो सकते हैं किसी भी लड़की के। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे शौहर हैं। वो उसके हाथ अपनी आंखों से लगाए रो रही थी। कहाँ से सीख ली तुमने ये बातें? उसने अपने होंठों पर आती गहरी मुस्कुराहट को वहीं दबा लिया। यहाँ इनसे, ये जो ढेर किताबें आपने जमा कर रखी हैं। वो उसकी किताबों से भरी अलमारियों की तरफ इशारा करने लगी, जहाँ शरई और फ़िक़ही मसाइल पर बेशुमार किताबें थीं। दीनी अलूम का ख़जाना था इसके पास। मगर तुम्हें तो फ़ैशन मैगज़ीन पढ़ने का शौक़। वो फजूल बातें थीं। असल तो ये है जहाँ से मैंने जीने का सलीका सीखा।
لیکن پھر بھی روشی جذباتی فیصلہ مت کرو، میں تو ایک عام سی شکل کا مرد ہوں اور تم، وہ مسلسل ستا رہا تھا، میں خاک دھول ہوں آپ کے بغیر۔ ایک لمحے کو وہ اسے بہت اچھی اور پیاری لگی، جی چاہا کہ فوراً معاف کر دے اور صلح کر لے، لیکن جتنا اس سے ستایا تھا یہ سزا کم تھی، اور میں بڑی عمر کا بھی تو ہوں، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، میں تم سے محبت جتاتا کچھ اچھا نہیں لگتا، ہرگز نہیں، محبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ آخر اسے ہنسی یہی آ ہی گئی، اس نے شکل ہی ایسی مسکین بنا رکھی تھی، دیکھ لو کہیں پھر تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس نے شرارت سے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، کہیں خودکشی نہ کرنی پڑ جائے۔ پھر دوبارہ سے، احمد حسن پلیز، وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی شرمندگی سے، تم نے یہ جو حرکتیں کی یہ قابل معافی تو نہیں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے پھر سے اپنا لہجہ کرخط بنا لیا، تو پھر جھر آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس وقت میں پاگل تھی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم نے پہلی دفعہ خودکشی کی کوشش کی تو کیا طریقہ استعمال کیا تھا، کیونکہ مجھے آج تک سرجن ہو کر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آخر تم نے کیا کیا تھا۔ احمد پلیز، اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ پاگل، کوئی خطرناک دوا استعمال کرنی تھی۔ اس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ اور پانی پانی ہو گئی۔ مجھے شعور ہی نہ تھا کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور آخرت اس سے بھی قیمتی۔ احمد حسن، میں نے آپ کو ستایا، آپ کا دل دکھایا، آپ سے دور رہنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کیے۔ وہ اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر رہی تھی، دور ہو کر پھر دور کیوں نہ رہی؟ وہ بھی سارے اقرار سننا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کی خوشبو نے جینے نہیں دیا، آپ کی محبت کی گرفت نے مجھے آزاد ہی نہیں کیا۔ احمد، آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محبت دنیا کا سب سے طاقتور اور فاتح جذبہ ہے، کسی کو بھی جھکا سکتا ہے جیسے میں۔ کاش مجھ جیسی تمام انا پرست اور اپنے حسن کے زوم میں گرفتار لڑکیاں یہ جان لیں کہ صورت نہیں سیرت زندگی کو حسین بناتی ہے، محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کاش ہمارے یہاں لڑکیوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی آشنا کریں تاکہ وہ اچھی بیویاں اور اچھی مائیں بن سکیں۔ میں اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دوں گی، بہترین تربیت کے ساتھ، وہ روانی میں بولتی چلی گئی۔ اچھا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی آنے والی ہے؟ اس نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ احمد حسن، وہ شرما کر اس سے لگ گئی۔ دیکھو اگر اب خودکشی کا پروگرام ہو تو مجھے بتا دینا، ایسا زہر لا دوں گا جو منٹوں میں اثر کرے گا۔ ویسے اب کب تک کا پروگرام ہے؟ اس نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا۔ اب مرنے کو نہیں جینے کو جی چاہتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ اترایا، اپنے شوہر، اپنے مجازی خدا کے ساتھ۔ زندہ باد! احمد حسن کا نعرہ اور کہکا دونوں ہی کمرے میں گونجے تو کھڑکی سے لگا ایک آدھا دھڑ کا سایہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر ان دونوں میں سما گیا۔ دیواروں سے لپٹی خوشبو اور کھڑکی سے جھانکتی چاندنی اور وہ محبت کا پہلا لمحہ، سب کمرے میں چاروں طرف رقص کرنے لگے۔